नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इस वीडियो सीरीज में हम एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस पर फोकस करने वाले हैं, जहां पर आप जो पूरे हफ्ते में प्रीलिम बूस्टर कवर करते हो ना, उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास में 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकल सकते हैं, उनसे रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हफ्ते भर का पूरा कंपाइलेशन रहेगा, जिसमें एक रिवीजन भी आपका हो पाएगा और साथ ही साथ एक तरीके से आप असेसमेंट भी कर पाओगे कि चीजें जो हैं वो रिटेन हो पा रही है कि नहीं, और कहां पर कमी रह पा रही है। एक अप्रोच भी डेवलप हो पाएगी एमसीक्यूज को सॉल्व करने से रिलेटेड। ठीक है। तो यही बात ध्यान रख करके हम यहां पर ये सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओलंपस मोन्स। ठीक है, ये आपके करंट अफेयर में रहा हुआ है। ध्यान रखें, डेट भी मैंने मेंशन कर दी है कि कौन सी डेट का ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो ओलंपस मोन के बारे में 3 स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट, इट इज द लार्जेस्ट नॉन वॉल्केनो इन द सोलर सिस्टम। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, ओलंपस मोन 3 टाइम्स हायर, या इसकी हाइट जो है वो 3 टाइम्स ऑफ द माउंटेन माउंट एवरेस्ट। और तीसरा स्टेटमेंट है, ओलंपस मोन्स जो है वो स्ट्रेटो वोल्केनो है। अब आपको यहां पर यह रिकॉल करना है कि हमने कौन सी चीजें पढ़ी थी, क्या वो पढ़ी हुई चीजों से ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको यह भी देख लेना है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपको एक एक स्टेटमेंट देखना है। यहां पर आपको ऑप्शन में 1 2 2 3 इस तरीके से दिया हुआ है। इसका मतलब अगर आप यहां पर कोई भी एक ऑप्शन को सही से पिक कर पाओगे तो यहां पर एलिमिनेशन टेक्निक लगने के स्कोप दिख रहे हैं। तो आप देखो, ओलंपस मोन क्या एक स्ट्रेटो वोल्केनो था? नहीं, ये शील्ड वोल्केनो था। तो ऐसे में तीसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। अब तीसरा गलत गया तो आपका बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। सही आंसर क्या हो गया? ए। इसी चीज को हम पूरा अच्छे से एनालिसिस में अब कवर कर लेते हैं। देखो, ओलंपस मोन की बात करें तो ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन है। ये मार्स पर लोकेटेड है, ये भी हमें ध्यान रख लेना है। इसके अलावा देखा जाए तो ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो ना होकर के शील्ड वोल्केनो है। शील्ड वोल्केनो का मतलब एक टिपिकल वोल्केनो जो हमें दिखाई देता ना टीवी में, कि किस तरीके से एक माउंटेन है और उसमें से लावा निकल करके और वो दूर तक फैल जाता है, धीरे धीरे स्लो स्लो। और उस माउंटेन की हालत देखो तो ज्यादा खड़ा हुआ नहीं, एकदम यूं लगता है कि हाँ, छोटी सी पहाड़ी है, चाहे हाइट कितनी भी ज्यादा हो, पर उसमें से लावा बहुत स्लो स्पीड से निकलता जाता है और ऐसी स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाती है जो स्टैंडर्ड हमें दिखाई देता है एक वॉल्केनिक जो माउंटेन होता है, तो उसको बोलते हैं शील्ड वॉल्केनो। तो ये शील्ड वॉल्केनो है, इस वजह से वो तीसरा स्टेटमेंट गलत था। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये मार्स पर लोकेटेड हमारे सोलर सिस्टम का हाईएस्ट पॉइंट है। साथ ही साथ ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है, तो वॉल्केनो भी हो गया। दूसरी अगर बात करें तो इसकी हाइट आप देखो 16 माइल्स की है, 24 किलोमीटर के लगभग। इसका मतलब माउंट एवरेस्ट की जितनी हाइट है उससे 3 गुना, 8 या 24। क्लियर। इसके अलावा हमारे यहाँ की बात करें तो हवाईयन माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन मौना और लोआ। ओके, ये लार्जेस्ट वॉल्केनो है अर्थ का। ठीक है। ये देखा जाए तो 120 किलोमीटर एरिया को कवर करता है और हाइट है इसकी लगभग 9 किलोमीटर। ये ओशनिक बॉटम से, ध्यान रखना, कहीं सोचो कि सर ये तो ज्यादा हो गया, तो उससे ज्यादा हो गया, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा हो गई ये तो हाइट। नहीं नहीं, ध्यान रखना। ठीक है। और देखा जाए ओलंपस मोन जो है वो मार्स की हिस्ट्री से जब एनालिसिस हुआ या आइडिया लगाया गया तो पता क्या पड़ा कि लगभग 3.5 बिलियन साल पुराना ये माउंट है। इसके अलावा देखा जाए तो ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। शील्ड वोल्केनो का हो ही गया। अच्छा, इसका ढलान कितना है? 2 से 5 डिग्री। इसका मतलब ये इस तरीके का, ये जो ढलान है 2 से 5 डिग्री तक ही आ रहा है। इसके अलावा इसका जो टॉप है, पीक है, वो एक कार्डेरा है। कार्डेरा क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनो का जो मैग्मा का चैम्बर है वो ज्यादा गहराई पे ना हो, तो ऐसे में अगर ऊपर चॉक पॉइंट बन जाए ना, तो वो नीचे से मैग्मा दबाव लगाता है, तो ये पूरा मटेरियल उछल करके और वापस यहीं गिर जाता है, तो गहरा खड्डा बन जाता है। तो उस तरीके की क्रेटर को, उस तरीके के डिप्रेशन को आप काल्डेरा बोल दिया करते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रख लें आप। चलो, हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ स्लोइंग रोटेशन स्पीड ऑफ अर्थ्स इनर कोर। ठीक है। समझ गए होंगे, अर्थ के इनर कोर की स्पीड अगर रोटेशन के टाइम पे कम हो जाए तो इसके क्या असर पड़ेंगे, क्या असर देखने को मिलेंगे। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों में से जो करेक्ट है वो हमें चूज करना है। पहला देखो,
इट कुड पोटेंशियली अफेक्ट द लेंथ ऑफ अ डे लीडिंग टू माइनर चेंज इन डे लेंथ, ये टू हटा दो, लेंथ ओवर लॉन्ग पीरियड। कहने का मतलब दिन का जो समय रहता है, दिन रात का समय, उसमें चेंज आ जाएगा अगर कोर, इनर कोर के रोटेशन में फर्क आता है तो। दूसरा स्टेटमेंट, इसकी वजह से इमीडिएट और ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा, जो कि वेदर पैटर्न और इनमें असर देखने को मिलेगा कुछ सालों के अंदर अंदर ही। तीसरा स्टेटमेंट, इट मे इन्फ्लुएंस अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियली कॉजिंग शिफ्ट इन द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड अफेक्टिंग नेविगेशन सिस्टम, क्योंकि नेविगेशन सिस्टम में आप कंपास यूज करते हो, वो मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करते हुए आगे काम करता है। तो अब आप बताओ कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सबसे पहली चीज तो ये है कि यहां पर हमें एक्सट्रीम वर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए कि अर्थ का इंटीरियर किस तरीके से है, आउटर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। मेंटल मोर और लेस मोल्टन फॉर्म में है, सेमी मोल्टन फॉर्म में, तो आउटर कोर है, सॉरी क्रस्ट है, वो भी सॉलिड फॉर्म में है, और कोर का आउटर पार्ट है वो तो लिक्विड में है, पर इनर कोर है वो मोर और लेस क्या है, सॉलिड में। तो एक बॉल के अंदर, मानो एक फुटबॉल के अंदर बॉल रखी हुई है, अब वो फुटबॉल जो है वो घूमती है अपनी एक्सिस के ऊपर, राइट। अब वो नीचे वाले, अंदर वाली बॉल अगर घूमने में थोड़ा भी चेंज लाएगी ना, तो उसका असर क्या क्या होगा। सबसे पहली चीज तो ओवरऑल इस बॉडी के रोटेशन के ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो देखो गलत होने के चांसेस लगते ही नहीं है, दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन होने के चांसेस हैं। दूसरा, इमीडिएट, ये देखो कितना एक्सट्रीम जा रहा है, इमीडिएट एंड ड्रास्टिक, और वो भी कुछ सालों के अंदर अंदर ही। भाई क्लाइमेट के ऊपर सीधा असर डायरेक्टली हो सकता है एक कम समय के अंदर, ये सोचने वाली बात है, और इमीडिएटली, बहुत जल्दी, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में गलत हो जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट, भाई सीधी बात है, अर्थ के पास में मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, क्योंकि इनर कोर या कोर हम देखें तो अर्थ का बना किससे है भाई, निकेल एंड फेरस, नीफे, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक बिहेवियर रखने वाले मटेरियल से। तो अर्थ का रोटेशन जब होगा तो सीधी बात है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा अगर उसके इनर कोर के रोटेशन में वेरिएशन दिखते हैं तो। क्लियर बात। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर बने हुए हमारे नेविगेशन सिस्टम है वो भी बिगड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया, तो दूसरा गलत हो गया, दूसरे को एलिमिनेट कर दो, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, आंसर आपका सी चला गया। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ लेनी चाहिए चीजें, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लगता। ठीक है, अभी एक अनएम्बिगुअस एविडेंसेस निकले न्यू स्टडी में कि अर्थ का इनर कोर जो है वो 2010 की रोटेशन, 2010 से लगातार थोड़ा सा स्लोली रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब अर्थ के ओवरऑल रोटेशन पर भी उसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ अर्थ के एंगुलर मूवमेंट, मतलब अर्थ के रोटेशन के ऊपर इसका असर है, तो दिन और रात की लंबाई पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि दिन और रात किस पे डिपेंड करते हैं, सन तो अपनी जगह पे फिक्स है अर्थ के रिस्पेक्ट में। वैसे तो सन भी अपनी जगह मूव कर रहा है, मतलब अपने सोलर सिस्टम के सेंटर के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है सन भी, बट हमारे लिए तो सन मोर और लेस स्टेबल है, और अर्थ है वो चक्कर काटती है सन के चारों तरफ। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अर्थ की खुद का जो रोटेशन है अपनी एक्सिस के ऊपर है ना, यहीं की यहीं घूमने का, वो अगर धीमा हो जाएगा तो दिन रात के ऊपर सीधा असर आएगा कि नहीं। बेसिक ज्योग्राफी है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है इमीडिएट और डायरेक्ट इंपैक्ट और ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट और वेदर पे, ये देखो थोड़ा सा एक्सट्रीम चला जाता है। नो डाउट लंबे समय में इसका असर पड़ सकता है, बट इमीडिएट इंपैक्ट वो देखो नहीं दिखाई देता। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट क्या था, मैग्नेटिक फील्ड पर असर देखने को मिलेगा, जी बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि इनर जो आप कह सकते हो इनर कोर है वो क्या है, सॉलिड बॉल है, और वो रोटेट करेगा तो सीधी बात है उसकी वजह से कुछ ना कुछ वो ही है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो फिर बाद में नेविगेशन सिस्टम या फिर जो कंपास हम यूज करते हैं नेविगेशन के टाइम पे, उसकी रीडिंग्स में भी चेंज अपने आप आने लग जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायसियन कॉन्वोल्यूशनल न्यूट्रल नेटवर्क। ठीक है, BCNN ये न्यूज में था। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। दो स्टेटमेंट है, ध्यान से देखो। BCNN मॉडल जो है वो इनकॉइस के द्वारा डेवलप किया है। ठीक है, और ये क्या बताएगा कि अल नीनो और ला नीना, ये आपको पता है वेदर फिनोमेनाज है, इनके बारे में आपको 15 महीने पहले ही इसके बारे में आइडिया दे देगा कि अल नीनो इंपैक्ट आएगा या फिर ला नीना आएगा। एक तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा, द BCNN मॉडल एक्सक्लूसिवली यूजेस स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर इट्स प्रिडिक्शन। स्टैटिस्टिकल मॉडल आप यूज कर रहे हो एक्सक्लूसिवली, वर्ड देखो, वर्ड को हमें पकड़ लेना है। ठीक है,
अब आप देखो कि आपने पढ़ा है वो रिकॉल हो रहा है कि नहीं, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो देखो। सबसे पहली चीज, इनकॉइस के द्वारा डेवलप किया गया और 15 महीने पहले ही आपको एडवांस में आइडिया दे रहा है कि भाई अल नीनो ईयर है या फिर ला नीना है। तो ये मोर और लेस स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, बीसीएनएन मॉडल की बात की जाए तो ये एक्सक्लूसिवली स्टैटिस्टिकल मेथड्स पे डिपेंडेंट है क्या? पहली चीज तो एक्सक्लूसिव, इसका मतलब कुछ और इन्फ्लुएंस है, हो ही नहीं सकता। ऐसा है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। जहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इनकी बात करते हैं, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गया गलत। तो सेकंड गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन ए आपका चला जाता है। यहां पर इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, हैदराबाद बेस्ड जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस है, INCOIS, उसके द्वारा ये एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, BCNN। ठीक है, इसमें काम क्या है भाई, कैसे भी करके प्रिडिक्शन लगाई जा सके वेदर कंडीशंस के बारे में। ठीक है जी, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और साथ ही साथ आपका स्टैटिक जो स्टडी है वो भी की गई है। इसमें जो अल नीनो ला नीना के बारे में जिस इंडेक्स के थ्रू हमें आइडिया लगता है उसको बोलते हैं नीनो 3.4 इंडेक्स। उस वैल्यू को भी मेजर करने में ये बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ इक्वेटर के आसपास में जो पैसिफिक रीजन है वहां पर टेम्परेचर वेरिएशन को मेजर करने में इजीनेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब एनालिसिस एकदम प्रॉपर अप्रोच के बेसिस पे किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो गया करेक्ट। इसका मतलब अल नीनो ला नीना इनके बारे में कंडीशंस आपको बता देता है 15 महीने पहले ही। इसके अलावा इसमें आप केवल स्टैटिक मॉडल पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपने बहुत कुछ और एडिशनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया है। इसके अलावा देखा जाए प्रिडिक्शंस जो हैं अभी के टाइम पे, जैसे फरवरी 2025 तक की प्रिडिक्शंस बता दी कि भाई जुलाई और सितंबर से अभी एक तरीके से आप कह सकते हो ला नीना, दैट मींस इंडियन मॉनसून के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं वो डेवलप हो रही हैं, जो कि 2025 फरवरी तक रहने वाली है ये चीजें। ठीक है, इसके अलावा कुछ चैलेंजेस की इनकी बात करें तो देखो, ऑब्जर्वेशन के लिए टाइम कम मिला, वो इतना मैटर नहीं करता क्वेश्चन के कंटेक्स्ट की अगर बात करें तो। बाकी तो आपने देख लिया मोटी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के संबंध में आप ये 3 कथन देखिए और बताइए कि सही है या गलत। करेक्ट अपने को चूज करना है। फर्स्ट, ये AI टूल है जिसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स, जिसको सपोर्ट मिला है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के द्वारा। फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा, दिव्य दृष्टि कंबाइंस फेशियल रिकॉग्निशन एंड वॉइस रिकॉग्निशन फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, आप याद करो कि फेशियल रिकॉग्निशन और वॉइस रिकॉग्निशन दोनों थे क्या। तीसरा, AI tools AI tool aims to enhance the accuracy of identification, minimize the risk of false positive और identity fraud। अब बताओ कि दिव्य दृष्टि जो था वो किस वजह से न्यूज में था, क्या था ये। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर नोटिस करो तो इसमें क्या पॉइंट बोल रहा है, क्या ये CAIR ने डेवलप किया? जी बिल्कुल किया। सपोर्ट किसका था? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का? जी बिल्कुल। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट चला जाता है। दूसरा, फेशियल रिकॉग्निशन एंड वॉइस रिकॉग्निशन। तो देखो यहां पर फेशियल रिकॉग्निशन तो था बट वॉइस रिकॉग्निशन नहीं था, अगर आपने अच्छे से याद किया है तो। वहां पर गेट, दैट मीन्स जो एक चलने का जो तरीका होता है ना इंडिविजुअल का, वॉकिंग स्टाइल, उसको फिर भी ऑब्जर्व करने की क्षमता यहां पर है। तो यहां पर वॉइस रिकॉग्निशन ना हो करके फेशियल रिकॉग्निशन तो फिर भी था। तो कहने का मतलब दूसरा स्टेटमेंट अपना पार्शियली गलत हो गया, मतलब गलत हो गया। फिर आ जाओ, क्या ये आइडेंटिफिकेशन एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए डेवलप किया गया? जी बिल्कुल, इसमें डाउट ही नहीं है, जिससे कि किसी की आइडेंटिटी को आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सके और कोई अगर फ्रॉड कर रहा है तो वो भी पकड़ी जाए। तो पहला और तीसरा ये 2 स्टेटमेंट आपके सही हो गए, दूसरा गलत। तो दूसरा गलत हो रहा तो ये गया, ये गया, बच गए कितने? ए और सी। और ए और सी के अंदर आपको फिर तीसरे पे थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको तीनों स्टेटमेंट्स प्रॉपर आएंगे तब आंसर आएगा इसका। तो हो गया आपका आंसर सी। ठीक है, देख लो यहां पर इजीली वही चीज। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वुमेन लेड स्टार्टअप के द्वारा डेवलप किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है। मेन काम है कि कैसे भी करके फेस बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फिर एक तरह से वेरिफिकेशन किया जा सके। ठीक है, डेवलप किसने किया है? हमने देखा अभी, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स कायर, जो कि DRDO बेंगलुरु के अंडर आता है।
इसके अलावा फंडिंग की फैसिलिटी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड की तरफ से आई है, और मेन टारगेट क्या है कि हम हमारे खुद के आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डेवलप करें आत्मनिर्भर भारत के तहत, और कल को ना फिर हम हमारे खुद की जरूरतों को भी पूरा कर सके और साथ ही साथ एक्सपोर्ट करके पैसा भी कमा सके। ठीक है, इसके अलावा स्टेटमेंट 2 के अंदर क्या था कि भाई फेशियल रिकॉग्निशन नो डाउट है, बट उसके अलावा इम्यूटेबल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स जैसे कि स्केलेटन, बॉडी साइज, गेट, चलने का तरीका, इनको रिकॉग्नाइज करने की क्षमता है, वॉइस को नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे। तीसरा स्टेटमेंट तो अपना क्लियर है ही कि भाई टेक्नोलॉजी को यूज करके आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करना, ये मेन टारगेट है। ओके, बेनिफिट क्या है? ऑथेंटिकेशन सिस्टम है बहुत सारे सेक्टर्स में, चाहे डिफेंस हो, लॉ एनफोर्समेंट हो, कॉर्पोरेट पब्लिक सेक्टर, कहीं पर भी काम में आने वाली चीज है ये तो, राइट। इसके अलावा एडवांटेज क्या है कि भाई गड़बड़ी करने के, गफले होने के चांसेस जो दिखाई देते हैं आइडेंटिफिकेशन को लेकर के, उनको हम मिनिमाइज करा सकते हैं। ठीक है, चलिए 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपका 17 तारीख का लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। फर्स्ट अपने को देखो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ लेना है। फर्स्ट देखो, ये वेस्टर्न राजस्थान में लोकेटेड है, ये बात बोली जा रही है। द चंबल रिवर डिवाइड्स इट इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स, ये भी देखने वाली बात है। द सेंचुरी हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द सेकंड बेस्ट हैबिटाट फॉर चीता इन इंडिया आफ्टर कूनो। 3 स्टेटमेंट है भाई, करेक्ट आंसर जो भी हो सोच लो और अपने हिसाब से दिमाग में सेट कर लो कि हाँ इसका ये करेक्ट है। अब देखो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, क्या ये वेस्टर्न राजस्थान में, याद करो राजस्थान में था कि मध्य प्रदेश में था, तो ये स्टेटमेंट गया गलत। पहला अगर गलत गया तो ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। तो कितना आसान रहता है एलिमिनेशन। अब ये चंबल रिवर इसको 2 भागों में बांटती है जी, बिल्कुल। और कूनो नेशनल पार्क के बाद में दूसरा ये ही हैबिटाट देखा गया है, ये जो चीता की हम री इंट्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए, तो इजीली आंसर निकल गया बी। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन टेक्निक देखो अब सिर्फ अब की बार फिर से इंट्रोड्यूस कर दी है यूपीएससी ने, तो वो आपके लिए मुझे लगता है बहुत इजी रहेगा, थोड़ा काम कर जाती है ये। ठीक है, तो ये एकदम इसमें डाउट ही नहीं है आपको, है ना। कूनो नेशनल पार्क में ऑलरेडी लाया जा चुका है जो कि मध्य प्रदेश में ही है, और ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसकी लोकेशन अगर देखो ना, तो राजस्थान को आप इस तरीके से यू देखोगे साउथ में, इस तरीके से इनकी बॉर्डर शेयर होती है। तो ये जो एरिया है ना, यहां वाला एरिया, ये यहां पर है ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मध्य प्रदेश में आ जाती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के 2 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मंदसौर और नीमच, जिनको 2 या 3 साइड से राजस्थान घेर के रखता है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए इसका एरिया कितना है, 368.62 स्क्वायर किलोमीटर्स। और यहाँ पर चंबल रिवर फ्लो होती है, चंबल का अगर ओरिजिन देखो तो मध्य प्रदेश के मऊ से होकर के इस तरीके से जाती है, तो इसको मोर और लेस 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है चंबल रिवर। ठीक है, तो ये चीज भी हमारी क्लियर हो गई। इकोसिस्टम की बात करें तो सवाना इकोसिस्टम दैट मींस घासें हैं और खुला है, ओपन है, और ओपन इकोसिस्टम ही चीता के लिए अच्छा रहता है क्योंकि वो दौड़ता बहुत तेज है, इस वजह से। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ की फिजियोग्राफी की बात करें तो रॉकी प्लेट्यू है, मालवा वाला है, मालवा का एक्सटेंशन है ये, मालवा प्लेट्यू वहां पर लोकेटेड आ जाता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर प्लांट्स कैसे मिलेंगे, डेसिडुअस मतलब पतझड़ी वन मिलेंगे, साथ ही साथ कांटेदार वन मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान का अटैच आ गया तो सीधी बात है रेनफॉल इतना ज्यादा मिलता नहीं है। ठीक है जी, क्लियर। चलो नेक्स्ट, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करें तो यहाँ पर जो चीता इंट्रोड्यूस करने की क्षमता जो रिकॉग्नाइज की गई है गांधी सागर सेंचुरी में, इसके पीछे लॉजिक ये है कि कीनिया में, कीनिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम, नेशनल रिजर्व जिसका नाम है मसाई मारा, तो वैसा ही लगभग इसका अपीयरेंस है, तो यहाँ पर चीता रिइंट्रोड्यूस करने में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, इसलिए इसको क्या बोल दिया, सेकंड बेस्ट हैबिटाट फॉर चीता आफ्टर कूनो, कूनो जहां पर ऑलरेडी चीता इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चलो अब बात कर लेते हैं 18 जून के जो हमारे करंट अफेयर्स थे उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज की। फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये आपको देखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री से रिलेटेड है। SIPRI is an independent international institute established in 1945 to research into conflict armaments, arm control and disarmament.
दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि सिप्री वॉन द नोबेल प्राइज इन 2017। आपको इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। सवाल यह है कि आपने जब पढ़ाई की थी, ऋषभ सर ने आपको पढ़ाया, तो उस टाइम पर ये चीजें आपको क्लिक कर रही है क्या कि यार ये चीज तो पढ़ाई थी? अगर वो चीज है तो आपको ज्यादा जोर आएगा नहीं। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में सब ठीक है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल गवर्नमेंट का कोई लेन देन नहीं है। आर्म कंट्रोल, कॉन्फ्लिक्ट इनसे रिलेटेड स्टडी करना और उससे रिलेटेड रिसर्च पब्लिश करना, रिकमेंडेशन देना सरकारों को, ये भी पॉइंट सही है। बट ये जो ईयर है ना एस्टैब्लिशमेंट का, देखो डेटा को लेकर के आपको हमेशा अलर्ट रहना है, ठीक है? ईयर है ना, ये मामला यहां पर गड़बड़ कर देता है। ये 1945 नहीं है, इट्स 1966, अगर आपको याद हो तो। दूसरा, नोबेल प्राइज 2017 में क्या सिप्री को मिला था? नहीं, आई कैन को मिला था। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हो गए गलत, तो आंसर चला गया आपका डी। अब यहां पर ए लिखा हुआ है, इसको आप डी समझें। डन। अब देखो सिप्री की रिपोर्ट क्या कहती है, अभी लेटेस्ट आई है, जिसकी वजह से ये न्यूज में रहा इंस्टीट्यूट। चाइना का न्यूक्लियर आर्सेनल 410 वॉर हेड का हुआ करता था जनवरी 2023 में, वो बढ़कर के 500 तक का हो चुका है। और दूसरी तरफ इंडिया का भी न्यूक्लियर आर्सेनल राइज होता हुआ दिखाया गया है कि पाकिस्तान को क्रॉस कर चुका है इंडिया, ये भी रिपोर्ट में था। इसके अलावा देखा जाए तो सिप्री की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। काम क्या है? अगेन जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, स्टैब्लिश हुआ 1966 में। सिप्री की बात करें तो ये डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना, रिकमेंडेशन देना पॉलिसी मेकर, रिसर्च मीडिया इनको, कि भाई किस तरीके से आर्म कंट्रोल किया जा सकता है या आर्म का क्या ट्रेंड चल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, अगर हम 2017 नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो यह मिला था इंटरनेशनल कैंपेन फॉर टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, आई कैन को मिला था, ठीक है, ना कि सिप्री को। तो ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आ जाओ, 18 तारीख का क्वेश्चन क्या था आपका? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जीईएफ के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, GEF was established during 1992 Rio Earth Summit, पहला स्टेटमेंट तो ये कहता है। दूसरा स्टैब्लिशमेंट, ठीक है। दूसरा, GEF को फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब GEF सॉरी, द GEF प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है। तीसरा, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF serves as the GEF trustee administering the GEF trust fund। ये मेजर पॉइंट्स थे, वो मैंने हाईलाइट कर दिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रियो समिट जो थी 1992 की, उस टाइम पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा, जीएफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है मिनामाटा कन्वेंशन की इंप्लीमेंटेशन के लिए जो मर्करी से रिलेटेड है, बिल्कुल ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट कि जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जीईएफ है ना, इसका ट्रस्टी, दैट मींस इसका जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करने वाला जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है? क्या आईएमएफ कर रहा है? नहीं, यहां पर गड़बड़ है, वो है आपका वर्ल्ड बैंक। तो अब इन तीनों स्टेटमेंट्स में से मान लो आपको तीसरा स्टेटमेंट आता था, तो तीसरा गया, तो आपका ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट, बिना कोई प्रॉब्लम के आ गया। मतलब आप देखो कि एक स्टेटमेंट सही होने से भी कितना बेनिफिट आपको मिल जाता है। यही अप्रोच आपको डेवलप करके रखनी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं मेजर। 736.4 मिलियन डॉलर्स, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अलोकेट किए जा रहे हैं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, वहां पर इससे संबंधित मीटिंग हुई अभी रिसेंट। स्टैब्लिश हुआ था 1992 रियो समिट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन यूएन सीड का जो मीटिंग हुआ था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। टारगेट क्या था? ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल करना, पॉल्यूशन, ओशन हेल्थ, इनको मैनेज करना, ठीक है जी। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की जा रही है, नाम से ही पता पड़ रहा है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, पैसे की बात हो रही है, फैसिलिटी। तो ये मेजर 5 इंटरनेशनल कन्वेंशंस को पैसे अवेल कराने का काम करता है। वो कौन कौन से हैं? मिनामाटा जो कि स्टेटमेंट में था, हमारा करेक्ट हुआ, 2013 में साइन हुआ था। इसके अलावा स्टॉकहोम कन्वेंशन है आपकी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की, उसके लिए भी फंडिंग देता है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी, ठीक है, CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, उसके लिए भी जाता है इसका। इसके अलावा UNCCD, दैट मींस डेजर्टिफिकेशन को कंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो कि 1994 में अडॉप्ट हुआ था, उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था भी करता है। और साथ ही साथ UNFCCC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन
फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि 1992 में साइन हुआ था, उसको भी फंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। 184 मेंबर कंट्रीज है जिसमें इंडिया भी है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी है, ना कि आईएमएफ। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। The herd size of Asian elephant is larger than the herd size of African elephant. इसका मतलब एशियन एलिफेंट का जो ग्रुप होता है वो अफ्रीकन एलिफेंट्स के ग्रुप से बड़ा होता है, ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है। दूसरा, एशियन एलिफेंट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1971, नहीं 1972। ठीक है, तो अब ये बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहली चीज कि आपको यह ध्यान होना चाहिए कि यहां पर ग्रुपिंग की बात होती है। एलिफेंट के लिए क्या बोलते हैं, एक तरीके का सोशल एनिमल है ये, या फिर ये कहो कि अपनी सोसाइटी में रहने वाला, परिवार के साथ रहने वाला एनिमल होता है, राइट। तो ऐसे में आप देखोगे कि जो हर्ड की साइज है, जो ग्रुप की साइज है, वो अफ्रीकन एलिफेंट की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एशियन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जी ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका 1972, उसमें शेड्यूल फर्स्ट में बिल्कुल हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया हुआ है इंडिया में एशियन एलिफेंट को। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 सही हो गया, तो आंसर चला गया बी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। साइंटिस्ट अभी क्या कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ एविडेंसेस निकाले हैं कि हाँ भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्होंने यूज किया, और क्या एविडेंस निकाले कि हमारे यहाँ पर जो एलिफेंट्स हैं वो एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं। दैट मीन्स जब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम पर जो साउंड आता है वो यूनिकनेस लेकर के आता है, किसी एक एलिफेंट को एड्रेस करने के लिए भी वो प्रोड्यूस कर देते हैं। इसका मतलब उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे के नाम लेकर के होता है, जैसे हम एक दूसरे को एड्रेस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो एशियन एलिफेंट्स की बात करें तो साइज भी इनकी बड़ी है, प्लस साथ वैसे देखा जाए पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, एशियन एलिफेंट्स की, और इनकी पॉपुलेशन मोर और लेस स्टेबल है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो एशियन एलिफेंट्स की जितनी पॉपुलेशन है उसका 60% अकेले इंडिया में है, 60%। इसीलिए इंडिया के अंदर हाथियों की हम गणेश जी के रूप में पूजा भी करते हैं, आपको पता है वैसे, और पूजा के चक्कर में इनकी कंजर्वेशन प्रोटेक्शन वो भी होती है। ठीक है, रिसेंट सेंसस 2017 में हुआ, पता पड़ा लगभग 30,000 के लगभग 29,964 एलिफेंट्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है इंडिया में। चलो, सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, ये मैंने बता दिया आपको, एशियन एलिफेंट्स का हर्ड है वो अफ्रीकन एलिफेंट्स के कंपैरिजन में कम। अच्छा, अफ्रीकन एलिफेंट्स मेजरली आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, सवाना वाले एरिया में, जो ऊंची ऊंची घासें होती है, खुले मैदान होता है उधर। यहां पर लीडरशिप की बात करें तो मैट्रियार्क सिस्टम होता है। दैट मीन्स घर की जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है ना, दैट मीन्स उस हर्ड में वो उस हर्ड को लीड करती है, बाकी उनको फॉलो करते हैं। और जो मेल एलिफेंट होते हैं उनके लिए बताया जाता है मेच्योरिटी के बाद में वो मोर और लेस सॉलिटेयर रहते हैं, अलग ही रहते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस लीडर की होती है जो मैट्रियार्क सिस्टम में वहां पे चल रहा है। दैट मीन्स जो फीमेल लीडर है वो ही वहां पर सोच समझ करके डिसीजन लेती है। और वैसे कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, प्रोटेक्शन की, तो देखो आईयूसीएन में तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है एशियन एलिफेंट, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में शेड्यूल फर्स्ट के अंडर है। इसके अलावा साइट्स में भी अपेंडिक्स फर्स्ट के अंडर है। दैट मीन्स इसका इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट या फिर जो भी आप कह सकते हो आवाजाही, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है, हाईएस्ट मॉनिटरिंग की जाती है। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 18 जून का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यूएनसीसीडी से संबंधित ये स्टेटमेंट है भाई, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। इट इज द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। सोल लीगली बाइंडिंग, स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेना भाई, इकलौती लीगली बाइंडिंग। ठीक है, दूसरा, इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी ऑफ यूएनसीसीडी इन 1994। अगर आपने प्रीवियस स्लाइड्स, प्रीवियस क्वेश्चंस को ढंग से देखा ना आंसर्स को, तो इसमें मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी वाला जो क्वेश्चन था उसमें इस चीज के बारे में मेंशन किया हुआ था। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालने हैं। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और दूसरा भी बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका चला जाएगा सी। अब देखो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखो,
3 दशक हो गए, ठीक है। तो अभी क्या मीटिंग होती है यूएनसीसीडी की, उसमें ये डिसाइड हुआ, ठीक है। वैसे मीटिंग तो अभी होनी बाकी है, बाकी इसकी जो यूएन के अंडर में जो मीटिंग हुई उसमें ये डिसाइड हुआ अभी 17 जून को, कि हाँ भाई हम कैसे भी करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। दैट मीन्स डेजर्टिफिकेशन को रिड्यूस करना है और लैंड डिग्रेडेशन की प्रोटेक्शन करनी है, लैंड को डिग्रेड नहीं होना है। तो यूएनसीसीडी जो है वो उन 3 कन्वेंशंस में से एक है जो 1992 के टाइम पे रियो डी जेनेरियो में रियो अर्थ समिट के टाइम पे साइन हुई थी 1994 के। तो ये हो गया पहले, मतलब एक तरीके से कन्वेंशन जो है वो अप्रूवल मिला था बट स्टैब्लिश हो गया था 1994 में। इसके अलावा सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एनवायरमेंट और डेवलपमेंट को लेकर के। सोल मतलब अकेली लीगली बाइंडिंग है ये। 197 पार्टीज है जिसमें इंडिया इसकी पार्टी बना 1994 में, और इंडिया ने इसको रेटिफाई कब कर दिया 1996 में। तो इंडिया इसकी पार्टी हुआ कि नहीं, ये भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस पर्टिकुलर यूएनसीसीडी का टारगेट क्या है, मैंने बता दिया कि कैसे भी करके डेजर्टिफिकेशन को रिड्यूस करना है। दैट मींस ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन कहीं पे प्रिवेल कर रही है तो उनको हमें इंप्रूव करना है। सॉइल की प्रोडक्टिविटी, लैंड डिग्रेडेशन को हमें मैनेज करना है। ड्रॉट्स कहीं पे ना आए उसके लिए काम करना है। और इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, देखो ये जो जितनी भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती है ना, इनसे रिलेटेड सरकारी मीटिंग हुआ करती है जहां पर टॉप लीडर्स बैठा करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो इनकी जो मीटिंग होती है उनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है। तो 16वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो दिसंबर 2024 में सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में ऑर्गेनाइज हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगेन वही बात है, सऊदी अरब वाला एरिया आपको पता है कितना ज्यादा सूखा है वो एरिया, तो वहां पर भी इसकी रेलेवेंस बन जाती है। चलिए 18 तारीख का लास्ट क्वेश्चन। नागास्त्र फर्स्ट रिसेंटली इंडियन आर्मी को डिलीवर किया गया, ये किस तरीके का वेपन है? फर्स्ट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल या लॉइटरिंग म्यूनिशन। यहां पर देखो, अगर इसको आपने अच्छे से देखा ना तो इसकी यूनिकनेस ही इसकी आइडेंटिफिकेशन है, और वो ही बता देती है कि ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। लॉइटरिंग म्यूनिशन का मतलब अकेला जाकर के इस मतलब अकेला अटैक करने वाला, इस तरीके का एक हथियार जो कि अकेला अटैक कर लेता है। कैसे करता है वो देखो। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कामिकाजे कामिकाजे मोड पर चलता है। कैसे होता है देखो, इसको बोलते हैं सुसाइडल अटेम्प्ट, सुसाइडल मोड। इस तरीके का मोड सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान के कामिकाजी मोड पे ऑपरेट करने वाले फाइटर जेट्स हुआ करते थे, उनके द्वारा यूज किया जाता था। जो क्या करते थे कि हाँ भाई, उसमें जो पायलट था वो इस तरीके से होता था कि हाँ भाई मेरे प्लेन के अंदर बहुत सारा गोला बारूद भरा है, और उस प्लेन के फोरहेड में, फ्रंट में ही बहुत गोला बारूद हुआ करता था, जहां पर उसका टरबाइन वो घूमता था, फैन। अब क्या करता था कि पायलट जो है वो सीधा उसको ले जाकर के हिट कर देता था टारगेट पे, जैसे यूएस के कोई शिप्स हैं उनमें। तो ऐसे में खुद भी मर गया और वहां पर आसपास के एरिया को भी ले मरा। ये मोड जो होता है कामिकाजी मोड होता है, और यही कॉन्सेप्ट नागास्त्र फर्स्ट के अंदर लगाया हुआ है। ये एक तरीके का यूएवी है, दैट मींस अनमेन्ड एरियल व्हीकल है। दैट मींस एक ड्रोन है, राइट, जो कि अपने साथ में गोला बारूद लेकर के जाता है और एकदम एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करेगा। 2 मीटर की एक्यूरेसी, अगर ये टारगेट है तो उसके 2 मीटर की रेंज में जाके गिरेगा, और गोला बारूद है तो सीधी बात है आसपास के 2 मीटर क्या 10 मीटर के एरिया को डैमेज कर दे, इतना ज्यादा मटेरियल लेके जाने वाला है। तो ऐसे में फिर वो डैमेज भी अच्छा खासा कर देता है। तो इससे क्या है कि दुश्मन को दूर से इजीली हराना पॉसिबल हो सकता है। इसमें बेनिफिट क्या है, ये जीपीएस सिस्टम बेस्ड इनेबल्ड है, दैट मींस ऑटोमेटिक है, ठीक है। रिमोटली मतलब एक तरीके से टारगेट को फिक्स करो और अपने आप हिट कर देगा। अच्छा, 4500 मीटर तक की हाइट पर भी ये उड़ सकता है। दिन और रात को इसके अंदर कैमरा लगे हुए, दिन और रात को सर्विलियंस इजीली हो सकती है। एंड्योरेंस, एक बार फ्लाइट ले तो 1 घंटे तक फ्लाइट कंटिन्यू कर सकता है, और 15 किलोमीटर तक की रेंज इसकी है, जहां तक आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो रिमोटली, और 15 से 30 किलोमीटर ये ऑटोनोमसली अपने हिसाब से टारगेट को हिट करने की क्षमता भी रखता है, ठीक है। रिकवरी मैकेनिज्म भी है इसके अंदर, ठीक है, कि मान लो बचाने की अगर स्कोप निकले तो वो निकल सकता है वहां से। इसके अलावा इसके बेनिफिट, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज तो है ही, सीधी बात है कि ये क्या है, बहुत साइलेंट है, इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन है, दैट मींस इसमें कोई इंजन की आवाज नहीं आती है,
तो ऐसे में डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या आ रही है, इसकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी है, जैसे कि हमने देखा टारगेट के 2 मीटर के आसपास में ये हिट करता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये डेवलप हुआ है कंप्लीटली इंडिया में। और किसने डेवलप किया है, ये इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा, राइट। और इसमें जितने कंपोनेंट्स लगे हैं उसमें 75% तो इंडिजीनस है, लोकल मैन्युफैक्चर्ड है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेंगे तो सबसे पहली चीज तो हमारा आत्मनिर्भर भारत वाला कॉन्सेप्ट है वो बढ़ेगा, और दूसरा कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें तो हम हमारे फ्रेंडली फॉरेन नेशंस को भी सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि चाइना अब लगातार फिलीपींस को कहीं ना कहीं पोक करता रहता है, तो ऐसे में हम फिलीपींस को ही सप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें आ जाती हैं यहाँ पे। चलो जी, अब हम आ जाते हैं 19 तारीख के आपके डिस्कशन में। अब हम बात कर लेते हैं 19 जून के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे लिए उनके बारे में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स चोज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ओवर प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बजाय हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ज्यादा तवज्जो दी, ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। दूसरा, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्योर्स द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल रहते हैं एग्जीक्यूटिव्स, ये दूसरा स्टेटमेंट कहता है। अब अपने को ये देखना है कि इन चारों कॉम्बिनेशंस में से कौन सा बेस्ट सूटेबल है इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब कंसिडर करें। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को तवज्जो ज्यादा दी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के कंपैरिजन में? तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग की स्टडी करते हैं तो उसमें देखो ये पॉलिटी में आ ही जाता है, तो ये तो पॉजिटिव है। दूसरा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तभी तो हमने ये अडॉप्ट किया है। इसका मतलब ये कि ये अपने आप में जस्टिफाई कर रहा है कि स्टेटमेंट 1 जो है ना वो कहीं ना कहीं 2 के आधार पर क्लैरिटी लाता है कि हाँ जी वाकई में हमने क्यों अडॉप्ट किया था स्टेटमेंट 1 को, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर क्यों ज्यादा तवज्जो दी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्लियर, और दूसरे वाला पहले की एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसका मतलब आंसर आपका चला गया ए। इसका मतलब हमें यहां पर इस तरीके के स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड इस तरीके क्वेश्चन आए ना, तो हमें क्या देखना है, पहले तो ये देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही और गलत में से किस दायरे में आते हैं। दूसरा, दूसरे वाले का पहले वाले से क्या रिश्ता है, अगर वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है तो ए चला जाता है, और नहीं है तो फिर वहां पे बी चला जाता है, अदरवाइज करेक्ट इनकरेक्ट का कॉम्बिनेशन सी और डी में चला जाता है। तो आंसर आपका यहां पर ए हो गया सीधा। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मोटी मोटी वही बातें हैं। अभी क्या है, नई सरकार बनी है, 18वीं लोकसभा के चुनाव कंप्लीट हुए हैं, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर रेलेवेंस आ ही जाता है। तो सबसे पहली चीज तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने ज्यादा तवज्जो दी एज कंपेयर टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्यों जी, क्यों जी, हमें डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए थी, क्योंकि कुछ लीडर्स अपने हाथों में सारी पावर अगर कन्फाइन कर लेंगे और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रहेगी तो वो इंडिया के लिए बिल्कुल खतरा साबित हो सकता था। तो ऐसे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उसके अलावा जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने ये क्या डिसाइड किया कि भाई हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर पार्लियामेंट्री सिस्टम को मानेंगे। दूसरी चीज क्यों मानेंगे, क्योंकि यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का स्कोप है। क्योंकि जो लेजिस्लेचर है, यहां पर हम बात करें तो लेजिस्लेचर की बात है तो पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में पर्टिकुलरली हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में जब चुनाव होकर के आते हैं उसके बाद में सरकार बनती है और उन्हीं मेंबर्स के द्वारा सरकार बनाई जाती है। तो ऐसे में जो एग्जीक्यूटिव बन रहे हैं, सरकार जो बन रही है, वो बेसिकली खुद पहले लेजिस्लेचर के मेंबर है। तो ऐसे में वहां पर उन लोगों से सवाल जवाब करना पॉसिबल हो पाता है। कुछ भी कदम उठाएंगे तो सवाल पूछेगा ऑपोजिशन, और डेली बेसिस पर भी किसी भी सेशन की कोई सेटिंग चल रही हो तो भी क्वेश्चन, डिबेट, मोशन ला करके पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में प्रॉब्लम नहीं आती। इसका मतलब यहां पर डिक्टेटरशिप के स्कोप मिनिमाइज हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड बोथ आर करेक्ट, और सेकंड इज अ राइट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट वन, राइट। चलो आ गया जो नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज डीप ओशन मिशन, डीओएम। 3 स्टेटमेंट्स हैं और यहां पर यूपीएससी का जो घुमाने वाला है ऑप्शन वाला कॉम्बिनेशन वो आ गया है। आपको बताना है इन तीनों में से कितने सही है, कौन कौन से नहीं, कितने सही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट,
India's DOM is a program of underwater exploration primarily implemented by Ministry of Earth Science. Second statement. The mission aims to harness energy, freshwater resources from the ocean. Third, Matsya 6000 is designed to reach depth up to 9 kilometers under the mission. ये तीन स्टेटमेंट्स हैं. रिकॉल करो कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपको एकदम यूं लग रहे हैं कि हाँ यार ये तो आई थी सामने बात. देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ही ये सारा सिस्टम चलता है. दूसरे स्टेटमेंट में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए. फ्रेश वाटर और एनर्जी एस्पेक्ट से ये एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट थर्ड स्टेटमेंट में आप देखो डेटा आ रहा है, तो यहां थोड़ा सा आप अलर्ट हो सकते हो. बाकी अगर आपने पढ़ी हुई है, अच्छे से रिकॉल हो रही है चीज, तो सीधी बात है मत्स्य 6000 सबमर्सिबल है. नो डाउट इस मिशन के अंडर में यूज होता है, पर वो 9 किलोमीटर नहीं 6 किलोमीटर तक की क्षमता रखता है. राइट. तो इस तरीके से तीसरा स्टेटमेंट हो गया गलत. तो आपके फर्स्ट और सेकंड ओनली 2. आंसर चला गया बी. देखो, इंडिया दुनिया का छठा कंट्री है जो कि डीप सी मिशन के ऊपर काम कर रहा है, और ये मिशन जो है वो इंडिया की ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव का पार्ट है. दैट मीन्स हमारे देश की टोटल कोस्टल लाइन की बात करें, आइलैंड्स को इनको इंक्लूड करके, तो 7,500 से ज्यादा किलोमीटर्स की लंबी हमारी कोस्टल लाइन है. तो क्यों ना उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए हमारी खुद की डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से. तो इस वजह से अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन को ध्यान रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये डीप सी माइनिंग या डीप सी मिशन का जो कॉन्सेप्ट है इस पे काम किया जा रहा है. 2021 में इसके लिए सरकार ने 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट 5 साल के लिए एलोकेट किया है. मिशन क्या है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. इसमें आप देखोगे कि सबमर्सिबल तैयार किया गया मत्स्य 6000, जो कि 6000 मीटर तक की गहराई तक जाकर के एक्सप्लोरेशन कर सकता है. तो इसमें कितना फायदा हो सकता है कि मिनरल्स कौन से हैं, कौन कौन से एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इजी एक्सेस हो सकते हैं, वो सारी चीजें. इसके अलावा ओशन और क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर पड़ रहा है. दैट मीन्स क्लाइमेट चेंज के चलते हैं ओशंस के ऊपर क्या एडवर्स इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर इजीली समझ पाएंगे. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्योंकि सीधी बात है क्लाइमेट चेंज के चलते और बाकी पोल्यूशन के चलते लगातार कोरल रीफ्स और जो मरीन लाइफ है उनको बहुत नेगेटिव इंपैक्ट्स का सामना करना पड़ता है. तो ऐसे में उनकी कंजर्वेशन के लिए भी एफर्ट्स यहाँ पे किए जाएंगे. इसके अलावा डीप ओशन सर्वे और एक्सप्लोरेशन, इसके अलावा एनर्जी और फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट हमारी है, उसको पूरा करने के लिए एक्सप्लोरेशन ही जरूरी है. स्टेटमेंट सेकंड सही हो गया. इसके अलावा मरीन स्टेशन डेवलप करना जिससे कि ओशन की बायोलॉजी को हम अंडरस्टैंड कर सकें. मत्स्य 6000 की बात करें तो ये सबमर्सिबल है. दैट मीन्स ट्यूबवेल टाइप कॉन्सेप्ट है, जो कि एक तरीके से 6,000 मीटर तक की गहराई तक की स्टडी करने में हमारी हेल्प कर देगा. साथ ही साथ इसमें देखोगे कि इसमें 3 क्रू मेंबर्स हो सकते हैं. ओके, इस सबमर्सिबल वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें ड्रिलिंग वाला, जिसमें साइंटिफिक सेंसर्स भी लगे रहते हैं, टूल्स भी हैं. अगेन वही बात, ऑब्जर्वेशन करना, रिसर्च में हेल्प करना, एविडेंसेस कलेक्ट करना, वो हेल्प करेगा. इसके अलावा हाई प्रेशर, जैसे जैसे हम पानी के अंदर डीप जाते चले जाते हैं ना, तो वहां पर प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाता है. तो हाई प्रेशर की कंडीशन में भी ये आराम से सर्वाइव कर सकता है. तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमने देख ली. इसके अलावा मत्स्य 6000 की बात करें तो ये रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है. ठीक है, ROV कॉन्सेप्ट पे है, और ये एक तरीके से ऑटोनोमस रिमोट व्हीकल भी है. दैट मींस एक रेंज तक तो आप इसको इजीली ऑपरेट करा सकते हो रिमोट कंट्रोल के आधार पर, बाकी ऑटोमेटिकली भी अपना काम कर सकता है. इसके साथ में यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान, ये 5 ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं. छठा अब कंट्री बन चुका है इंडिया. ठीक है, तो इसमें आपको एक क्लैरिटी रखनी है. चलो थर्ड क्वेश्चन देखो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमें यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं. अगेन वही कि कितने. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स मेंबर ऑफ लोकसभा एज द स्पीकर प्रोटेम. स्पीकर प्रोटेम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया, मोटी बात है. स्पीकर प्रोटेम को अपॉइंट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देखना भाई, सोचना इसके बारे में. दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, स्पीकर प्रोटेम जो है वो नए मेंबर्स को शपथ दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं. तीसरा, when the new speaker is elected by the house, the office of the speaker pro tem continues to work in absence of speaker. अब देखो यहां पर कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपको इजी और एकदम इजी पिक लग रहे हैं. देखो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, या फिर हम थर्ड स्टेटमेंट से उल्टा चलते हैं. चलो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट तो एकदम क्लियर हो रहा है. यार स्पीकर की एब्सेंस में प्रोटेम स्पीकर कब से आने लग गया? हमने तो वाइस या फिर आप कहोगे डेप्यूटी स्पीकर के बारे में पढ़ा है. तो तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया ये तो.
फिर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, स्पीकर प्रोटेम है वो नए जो मेंबर्स आते हैं, जैसे अभी 18वीं लोकसभा कंप्लीट हुई है तो उनको शपथ दिलाएगा कौन? स्पीकर प्रोटेम। बिल्कुल सही बात है ये। और फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं क्या स्पीकर प्रोटेम को? तो इसको तो हमने डिटेल में वैसे भी देखा था, नहीं, प्रेसिडेंट। तो यहां पर दो स्टेटमेंट्स गलत चले गए, पहला और आपका तीसरा स्टेटमेंट, केवल एक आपका सही है जो कि दूसरा है, तो आंसर हो गया ए। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें। 18वीं लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, आपको पता है, ठीक है। 24 जून से अभी सेशन स्टार्ट हो गया, 3 जुलाई तक इसका चलेगा। और आप देखोगे कि प्रोटेम स्पीकर की अपॉइंटमेंट, वैसे देखा जाए ना तो 17वीं लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो 24 से सेशन अगर स्टार्ट हो रहा है तो 23 तारीख को रिजाइन करेंगे, मतलब कल रिजाइन करेंगे या आज करेंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि कुल मिलाकर के कि जब नई लोकसभा इलेक्ट होकर के आती है ना, उसके जस्ट पहले ही, इमीडिएटली पहले ही लोकसभा के स्पीकर हैं वो अपनी जगह छोड़ते हैं। इसका मतलब लोकसभा के स्पीकर की जगह हो गई वैकेंट। अब यहां पर मुद्दा यह आ जाता है कि नई लोकसभा आ रही है तो नई लोकसभा में आते ही तो कोई स्पीकर बनता नहीं है, तो उसके काम कराने के लिए टेम्परेरी प्रोविजन निकाला हुआ है प्रोटेम स्पीकर का। दैट मींस जो सीनियर मोस्ट लेजिस्लेटर आएगा लोकसभा में, उसको प्रेसिडेंट के द्वारा, ध्यान रखें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और प्रेसिडेंट ही उनको शपथ दिलाएंगे। अब इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि नई जो लोकसभा आ रही है उनके मेंबर्स को ओथ दिलाएंगे, प्लस नई लोकसभा के स्पीकर के लिए इलेक्शंस भी कंडक्ट कराएंगे। और जैसे ही नए स्पीकर इलेक्ट हो जाएंगे ना, तो ये स्पीकर प्रोटेम की पोजीशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, सीजेस टू एग्जिस्ट, खत्म हो जाती है। इसका मतलब प्रोटेम स्पीकर का ऑफिस है दैट इज ए टेम्परेरी वन। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोविजंस थे मोटे मोटे प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड। वैसे हमने डिटेल में इसको वैसे भी देखा है अलग से सेपरेट वीडियो में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिशेस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट? कौन पब्लिश करता है भाई? यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से है ये, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसके लिए हमने एक, वैसे देखा जाए तो प्रीलिम से पहले पूरा एक इंडाइसिस और इंडेक्सेस का पूरा हमने एक वीडियो डिस्कस किया था शॉर्ट में, लगभग 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमने मोटे मोटे इंडेक्सेस कवर कर लिए थे। तो इसका सीधा आंसर जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। देखो इसमें क्या क्या प्रोविजन है, किन बातों पे फोकस करता है। तो देखो मुद्दा ये है, यूनाइटेड नेशन की जो समिट होने वाली है, और देखो वैसे देखा जाए ना तो यूएन की जनरल जो मीटिंग होती है वो हर साल सितंबर मंथ में होती है, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसको अभी पब्लिश कर दिया गया है, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN के द्वारा। टारगेट क्या है कि कैसे भी करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट मींस हमारे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट कुछ ऐसे होने चाहिए जो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ज्यादा खतरा ना बन जाए, उनके लिए भी हम उतना छोड़ दें जितना कि हमें अभी जरूरत पड़ रही है। इस एस्पेक्ट को यहां पर डेवलप करने के लिए रिपोर्ट यहां पे पब्लिश हुई है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए जी, फिर आ जाता है 19 तारीख का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं, यहां पर एलिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई आप कर सकते हैं। फर्स्ट, CDS इज प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन all tri-services matters. Number 2, the post of CDS was created in 2019 on the recommendation of Lieutenant General DB Sekhatkar Committee. Number 3, CDS will not exercise any military command including over the 3 service chiefs. अब आप बताओ इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर हैं डिफेंस मिनिस्टर के लिए? डिफेंस मिनिस्टर को जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए एक कहता है ना कि टॉप लेवल पे एडवाइस करने वाला कोई इंडिविजुअल है, तो वो पोस्ट क्या है? क्या ये आपकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है? जी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, आपको करेक्ट देखना था, ठीक है। दूसरा, 2019 में ये पोस्ट क्रिएट की गई थी और इसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी सेखटकर कमेटी ने। जी बिल्कुल, ये बात भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर आ जाओ, CDS जो है, क्या ये किसी भी तरीके की मिलिट्री कमांड एक्सरसाइज नहीं कर सकते? यहां पर एक्सट्रीम वर्ड जा रहा है, नॉट एक्सरसाइज एनी मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री कमांड,
चाहे इन तीनों सर्विसेज की बात करें, जबकि इन तीनों सर्विसेज को लीड करते हैं। तो यहां पर हो सकता है थोड़ा सा कम नॉलेज हो तो आप फंस जाओ, बट ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो नॉलेज से ज्यादा बड़ी चीज नहीं हो सकती है ट्रिक्स। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या चला गया इसका? डी। अब देखो इसके बारे में हम डिटेल थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहली चीज तो अभी के टाइम पर आपको पता है साइबर सिक्योरिटी अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है, साइबर जो क्राइम है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए अभी क्या होता है कि पहली मीटिंग या फिर कहो कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी करंटली अनिल चौहान जी, उनके द्वारा अपनी तरफ से एक डॉक्ट्रिन रिलीज किया गया है इंडिया की तरफ से पहला। किस कंटेक्स्ट में? डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस। क्योंकि सीधी बात है ये मामला सिक्योरिटी का आ जाता है, और जब सिक्योरिटी की बात आए तो यहां पर बॉर्डर्स को और इंटरनली, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सिक्योरिटी पर हमें ध्यान देना होगा। और यहां पर हाइब्रिड वॉरफेयर में साइबर स्पेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लड़ाई आजकल एक ही फ्रंट पे थोड़े ना होती है कि हाँ जी आमने सामने खड़े हो गए लड़ाइयां चल रही है, नहीं, आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखने को मिलता है। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो ये देखो 4 स्टार जनरल होते हैं, नंबर 1। इनकी जो सैलरी है, इनको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो मोर और लेस जो तीनों सर्विसेज आपकी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, उनके जो चीफ है उनके इक्विवेलेंट मिलती है, बट उनमें ये थोड़ा सा ऊपर है, 4 स्टार। ठीक है, नंबर 2, स्टेटमेंट वाइज देखें तो ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर हैं डिफेंस मिनिस्टर को, इसमें कोई डाउट नहीं है। कारण क्या है कि अगर आर्मी, एयरफोर्स और आपकी ये क्या बोलते हैं बच गई नेवी, इन तीनों को एक इंडिविजुअल रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दे तो फिर गवर्नमेंट को सीधा डायलॉग करने में प्रॉब्लम कम आती है। तो इस वजह से ये पोस्ट क्रिएट की गई थी कि सिंगल पॉइंट ऑफ कनेक्शन हो जाए, जिससे इजीली डिसीजन लिए जा सके। इसके अलावा परमानेंट चेयरमैन भी होते हैं जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना, ये चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो तीनों हमारी आर्म फोर्सेज हैं इनके चीफ है ना, इनकी ये मीटिंग भी लेते रहते हैं और उसको हेड भी यही करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, 2019 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और ये किसकी रिकमेंडेशन पे स्थापित हुआ था ये पोस्ट? लेफ्टिनेंट जनरल डीपी सेखटकर कमेटी के आधार पर। ठीक है जी। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर को भी लीड करते हैं, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हो सकता है आपको यूं लगे कि यार ये तो पॉलिटिकल पॉइंट से हम बात कर रहे हैं, बट यहां पर मिलिट्री के इंडिविजुअल जो हेड कर रहे हैं बिल्कुल करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं और सेक्रेटरी के तौर पे तो काम कर ही रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री को तो एडवाइस कर ही रहे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर के तौर पे। ठीक है जी। तीसरा स्टेटमेंट, ये कोई भी मिलिट्री कमांड एक्सरसाइज नहीं करते। इसका मतलब इनका जो रोल है नो डाउट तीनों आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, ठीक है, बट ये जो कंसल्टेशन करते हैं वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में होता है कि हाँ जी इन तीनों से मैंने बात कर ली और अब हम ये एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, या फिर ये कहो कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान है जो एग्जीक्यूट करना है तो उनको इजीली फिर तीनों सर्विसेज तक कन्वे करना इनकी फिर ड्यूटी बन जाती है, तो ये लिंक का काम कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हमने ये 19th वाला जो है वो 5 क्वेश्चंस भी देख लिए। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 20 जून के जो हमारे प्रीलिम बूस्टर के इंपॉर्टेंट इश्यूज थे उनसे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको, विद रेफरेंस टू एंशिएंट हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको करेक्ट आंसर चूज करने हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय कुमार गुप्ता ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इन बिहार इन अर्ली 5th सेंचुरी। कंसिडर करिए स्टेटमेंट को। दूसरा, चाइनीज ट्रेवलर फाइयान स्टडीड एट नालंदा यूनिवर्सिटी। बताइए सही है कि गलत? नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय जनरल बख्तियार खिलजी इन 1193। 3 स्टेटमेंट्स हैं, समझ के इसको क्लियर करो क्योंकि अभी रिसेंटली ये न्यूज में रहा है तो रिवीजन भी आपका होना ही चाहिए। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि सीधी बात है कुमार गुप्ता ने स्टैब्लिश किया था, ओके, और बिहार के राजगीर में, ओके, और ये हुआ था आपका 426 के आसपास, मतलब अर्ली 5th सेंचुरी हो गई, कोई डाउट नहीं है। दूसरा, चाइनीज ट्रेवलर फाइयान था या कोई और, या आपको सोचना है, यहां पर फाइयान नहीं था, ठीक है, ज़ुआनज़ैंग या हेनशांग समथिंग वो थे, वो आएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत। दूसरा अगर आपको पता पड़ गया तो आपका आंसर सी चला जाता है। इसमें बख्तियार खिलजी ने ही इसको डिस्ट्रॉय किया था, इसको हमने बहुत डिटेल में भी देखा था, ध्यान हो तो। ठीक है, देखो यहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया इसलिए न्यूज में रहा। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है
कुमार गुप्ता ने गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे 5th सेंचुरी के अर्ली पीरियड्स में इसको डेवलप किया था। 600 साल तक अच्छे से काम किया, जहां पर आयुर्वेदा, बुद्धिज्म, मैथमेटिक्स, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, इंडियन फिलोसफी ये पढ़ाए गए। यहाँ पर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी था, जहां चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका से और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से स्टूडेंट्स आके पढ़ते थे। और हुआन शेंग ये स्टूडेंट थे, ना कि फाइयान। ये हमें ध्यान रख लेना है। गुप्ता पीरियड के टाइम पे यही चाइनीज विजिटर या ट्रेवलर यहां पर आए थे, जो कि पिलग्रिम्स थे, दैट मींस तीर्थयात्री भी थे, ये कह सकते हो। और दूसरा, यहां पर बुद्धिज्म की पढ़ाई भी इन्होंने की थी नालंदा यूनिवर्सिटी में। ठीक है। इसके अलावा डिक्लाइन की बात करें तो देखो 12वीं शताब्दी के अंदर 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक का जब रूल चल रहा था दिल्ली में, तो उस टाइम पर उसके जनरल बख्तियार खिलजी, इस बंदे ने फिर डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके अलावा फिर 1812 में तो स्कॉटिश सर्वेयर फ्रैंकिस बुकानन और बुकानन हैमिल्टन, इन्होंने अपनी तरफ से एक रिवाइवल का स्कोप डेवलप किया कि हाँ जी यहाँ पर यूनिवर्सिटी थी। फिर उसके बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड सर अलेक्जेंडर कनिंगम, उन्होंने भी एंशिएंट यूनिवर्सिटी को आइडेंटिफाई करने में एफर्ट्स लगाए, राइट। इसके अलावा नालंदा की जो ओल्ड यूनिवर्सिटी है या ओल्ड जो लोकेशन है, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे भी डिक्लेयर्ड है। दूसरा, नालंदा यूनिवर्सिटी है वो राजगीर, बिहार के राजगीर में स्टैब्लिश हुआ था, और वहीं पर उसके साइड लाइन पे ही, साइड में ही अभी नया जो कैंपस है उसका इनॉग्रेशन हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने नालंदा को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में भी लिस्ट किया है, तो ये भी ध्यान रखें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Which of the following statement are correct about minimum support price? ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है भाई, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है अपने को। बताओ फर्स्ट स्टेटमेंट, MSP is a price set by government to provide price stability and income security to farmers. MSP is approved by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. MSP declared twice a year for selected agricultural crops. अब यहां पर आपने एमएसपी को अच्छे से पढ़ा है, तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि नो डाउट फार्मर्स का रोल है, बट यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर प्राइस को अप्रूव नहीं करती, ये कैबिनेट कमेटी करती है, इकोनॉमिक अफेयर वाली, जिसको लीड प्राइम मिनिस्टर करते हैं ना। तो मोटी बात है यहां पर क्या आ गई कि ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। तो दूसरा अगर गलत निकाल दोगे ना, तो आपका आंसर सी सीधा निकल गया, कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी तो नॉर्मली देखा जाए, गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को उनकी लाइवलीहुड अर्न करने का स्कोप देती है, साथ ही साथ प्राइस स्टेबिलिटी मार्केट में भी रह सके, और साल में 2 बार, दैट मींस रबी और खरीफ के लिए डिक्लेरेशन होता है। और अभी न्यूज में क्यों आया, क्योंकि खरीफ सीजन की बुआई शुरू हो रही है, तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से खरीफ सीजन के लिए एमएसपी डिक्लेयर की है। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको रहना नहीं चाहिए। देखो यहां पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, उनके द्वारा फाइनल अप्रूवल होता है। हाँ, रिकमेंडेशंस जो दी जाती है कि हाँ भाई एमएसपी ये होनी चाहिए, वो काम CACP, दैट मींस कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देते हैं। फाइनल अप्रूवल तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा होती है। कितनी कमोडिटीज के लिए एमएसपी डिक्लेयर हो रही है? 23 के लिए। ठीक है जी। और अब की बार जो डिक्लेरेशन हुआ है, ठीक है, अभी लेटेस्ट, वो किसके लिए हुआ? खरीफ। खरीफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है? चावल। उसकी प्राइस में 5.35% का बढ़ावा देखा गया है, मतलब 1 क्विंटल 2300 रुपए के भाव से मिनिमम प्राइस मिलेगी। और इससे फायदा देखो मेजरली हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, यहां पर एक मोर और लेस कह सकते हैं इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोई इश्यू है नहीं, इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा सा मैटर भी करता है ये चावल प्रोड्यूसिंग जो भी स्टेट्स हमारे, उनके लिए। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज अ नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन established in 1991 in Vienna, Austria. Second statement, the energy transition index is published by वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलो बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहली चीज, ये नो डाउट नॉन प्रॉफिट एक तरीके से, या फिर कह सकते हो कि एक एनजीओ के तौर पे काम करता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करता है, बट ये क्या ऑस्ट्रिया में था क्या? अरे भाई, डेवोस में जो मीटिंग होती है वो WEF की होती है। डेवोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, और दूसरा बिल्कुल सही है, तो आंसर आपका चला गया बी। चलो देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। देखो, इंडिया को 63rd रैंक मिली है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डिफरेंट इंडेक्सेस के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुकी है। तो ये लिस्ट है ना,
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये सारी की सारी आपका WEF रिलीज करता है, याद रख लेना भाई इनको। दूसरी, ये नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, स्टैब्लिश 1991 नहीं 1971 में हुआ, और ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है, ठीक है। और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखी जाती है, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लोग साथ मिलकर के पॉलिसीज पे डिस्कशन करते हुए मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आप क्या बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट ऑफ 2024, particulate matter 2.5 particles are responsible for over 90% of air pollution related deaths globally। 2024 की रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया कि भाई पॉल्यूशन रिलेटेड जितनी भी डेथ्स हो रही है उसमें 90% तो PM 2.5 पार्टिकल्स की वजह से होती है। अच्छा, अब इसको जस्टिफाई करने के लिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, यह भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, PM 2.5 particles can infiltrate the bloodstream, impacting organs and contributing to various diseases, including lung, heart condition, diabetes and dementia। अब बताओ कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत, पहला तो ये, और ये बताओ कि क्या दूसरे वाला स्टेटमेंट पहले वाले को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ वाकई में पहले वाला है, जो उसका एक्सप्लेनेशन हम यहां पर समझ पाते हैं। तो देखो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इतना घातक है कि सांस के थ्रू एंटर होकर के हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होकर के हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचता है, जो कि फिर अलग बीमारियों का कारण बनता है, जिसके चलते फिर एयर पोल्यूशन के चलते लोगों की डेथ होती है। तो मेन जो कल्प्रिट है वो कौन हो गया, PM 2.5। इसका मतलब ये जस्टिफिकेशन हुआ कि नहीं, तो आपका आंसर ए चला जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फर्स्ट का अच्छा एक्सप्लेनेशन है, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो जो मैंने बताया मोटी मोटी वही चीजें यहां पर हाईलाइट हुई है, ठीक है जी। अच्छा, ये अभी देखा जाए तो US बेस्ड एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, ओके, उसके द्वारा ये पब्लिश की गई है रिपोर्ट। नाम क्या है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024। साथ में यूनिसेफ भी था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए आगे। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन देखो, ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो इसमें, द UN जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड June 20th एज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इन 2000। देखो इसको। दूसरा, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज क्रिटिकल प्लेटफॉर्म टू चैंपियन द राइट स्टैब्लिश इन 1945 कन्वेंशन रिलेटेड टू रिफ्यूजीज। अब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं है, 2000 के साल में 20 जून को UNGA के द्वारा वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के तौर पे डिक्लेयर किया था। दूसरे स्टेटमेंट में बातें तो सारी एकदम एक्यूरेट है, बट साल है वो गड़बड़ है, तो ऐसे में दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर इसका हो गया ए। अब देखो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को देखा जाता है, UNGA ने इसको डिक्लेयर किया। टारगेट क्या है कि जो भी रिफ्यूजीज है उनके अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाए। बट जो अधिकार मिलते हैं ना रिफ्यूजीज को, वो 1945 की कन्वेंशन नहीं है भाई, वो 1951 की कन्वेंशन है। और अब की बार का 2024 का जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है, उसके लिए थीम क्या रखी गई, फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा 20 तारीख का जो डिस्कशन है वो भी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 21 जून के जो करंट अफेयर बेस्ड हमारे MCQs है उनकी बात। फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से पढ़िए और हमें इसमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्या सेलेक्ट करना है, करेक्ट आंसर। देखो जी, सबसे पहला स्टेटमेंट, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। सेकंड, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 allows the state to make special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens। ध्यान से सोचना इसको। थर्ड, इंदिरा साहनी केस 1992 upheld the 10% reservation for economically weaker section। तीन स्टेटमेंट्स हैं, तीनों को ध्यान से समझिए और अब इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको टिक लगाना है। सबसे पहला स्टेटमेंट आप देखो
कि क्या आर्टिकल 15, देखो बेयर कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं ना, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और ये, भाई इनके ऊपर तो आपकी सीधी कमांड होनी चाहिए। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट में तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की बात करो तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस है हमारी सोसाइटी की, उनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट जो है स्पेशल प्रोटेक्ट प्रोविजंस करेगा। दैट मींस रिजर्वेशन की बात है यहां पे, ये भी बात बिल्कुल परफेक्टली राइट है। थर्ड स्टेटमेंट, इंदिरा साहनी केस की अगर बात करें तो इसको अगर आप रिकॉल करोगे ना, तो यहां पर मोटा मोटा 50% की जो कैपिंग थी, एक तो उसकी बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1992 में, और ओबीसीज को जो 27% रिजर्वेशन दिया था मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर, उन दोनों को अपहेल्ड किया था। ये 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाली बात है, इसको तो आप आराम से डिटेक्ट कर सकते हो भाई कि किस तरीके से अभी 2022 के अंदर ही इसका वर्डिक्ट आया फाइनल। 2019 में तो रिजर्वेशन दिया था, 2022 में वर्डिक्ट आया, तो 92 का तो मामला ही खत्म हो गया। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसको अगर आप हटाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके दो अगर नहीं भी आते हैं तो भी हो जाएंगे, सीधे सीधे अगर आते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। तो ए आंसर चला गया कि नहीं इसका? इस तरीके से अपने को देखना होता है। आपको हमेशा ये देखना है कि हाँ भाई कहां पर डिस्क्रिपेंसी आ रही है। अगर सीधा स्टेटमेंट है देखो वो आना ही चाहिए, और डिस्क्रिपेंसी पकड़ी गई तो फिर तो डाउट नहीं है, अपना आप आराम से सही हो जाएगा। अच्छा, ये रिजर्वेशन क्यों न्यूज में है? देखो पटना हाई कोर्ट ने अभी 2023 में क्या होता है, पटना की बिहार की जो लेजिस्लेचर है ना, उसके द्वारा बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए वहां पर 50% रिजर्वेशन चल रहा है, उसको बढ़ा करके 65% कर दिया। बट पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा कि इंदिरा साहनी केस में 1992 में 50% की कैपिंग लगी हुई है, तो उस केस में उसके हिसाब से ये रिजर्वेशन बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करेगा, मतलब उसको स्टक डाउन कर दिया, खत्म कर दिया, नलीफाई कर दिया। ठीक है, ये था मुद्दा। अब देखो हमारे देश में इक्वालिटी प्रमोट करनी है, सोशल जस्टिस इंश्योर करना है, तो उसमें देखो हमें सोसाइटी में एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस को फॉरवर्ड ले जाना है, तो उनके लिए रिजर्वेशन प्रोविजंस करने होंगे। तो ऐसे में आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) ये स्टेट को अलाउ करता है कि भाई आप लोगों की एडवांसमेंट के लिए काम कर सकते हो। क्लियर? आर्टिकल 15 का तो सीधा स्टेटमेंट है RRCSP, मैं ऐसे याद करता हूं, RRCSP, दैट मींस यहां से आप देखो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर आप बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, ओनली इनके आधार पर। बाकी और चीजों के आधार पर पॉसिबिलिटी है, वो डिपेंड करेगा कानून के हिसाब से, बट इनके आधार पर तो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओनली वर्ड यहां पर बिल्कुल राइट है, ध्यान रखना। सही, चलिए आगे। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये स्टेट को कहता ही है, इनेबल करता ही है कि भाई आप जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए आप फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करो। फिर इंदिरा साहनी केस की बात कर लें। 1992 में मैंने बताया ओबीसी वाला प्रोविजन और 50% कैप की बात, और ओबीसी में भी जो क्रिमिलेयर का मतलब हो गया जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है, उन लोगों को ओबीसी वाले रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट भी इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश किया था। वहीं पर 2022 का जो केस है जिसमें ईडब्ल्यूएस को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, वो केस है जनहित अभियान केस 2022। ठीक है, तो ये इंदिरा साहनी वाले के साथ इंटरचेंज करके कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। और दूसरा साल के साथ में भी आप मैच कर सकते हो, इंदिरा साहनी केस 92 का है और ये ईडब्ल्यू वाला केस जो था ईडब्ल्यूएस वाला 2022 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल मिशन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से हमें ध्यान से देखो, इनकरेक्ट पूछा है, ये हमें हमेशा आदत में डाल लेनी है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है उस हिसाब से। फर्स्ट स्टेटमेंट, द यूनियन बजट ऑफ 2022-23 envisioned प्रिपरेशन ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। एनएमपी के बारे में बजट 2022-23 में बात की गई। सोचिए भाई, एनएमपी का एम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो भी एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करना, दैट मींस उनको या सेल करना है, उनको प्राइवेटाइज करना है, उनको कैसे भी करके इन टर्म्स ऑफ मनी यूटिलाइज करना है। उसके लिए प्लान था जिसमें यह था कि 5 लाख करोड़ रुपए तक का प्रोविजन किया गया शुरुआती 5 सालों के लिए। तो यहां पर डेटा आ गया, थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है हमें। ठीक है, फिर आ जाओ नेशनल मॉनेटरी पाइपलाइन की अगर बात करें तो इसका मेन टारगेट क्या है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है उसमें इन्वेस्टमेंट हमें लेकर के आना है, जिसके चलते हमारी जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट मिल सके। अब आप बताओ कि कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से गलत है।
देखो इसके अंदर हमें सही गलत स्टेटमेंट ढूंढने हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है यूनियन बजट 2022-23, नहीं 2021-22, तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, ये 5 लाख करोड़ नहीं भाई, 6 लाख करोड़ का टारगेट था और 4-5 साल नहीं 4 साल के लिए, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट परफेक्टली राइट है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को सपोर्ट करेगा। सीधी बात है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको डेवलप करनी है तो गवर्नमेंट के पास इतने सारे एसेट्स हैं, अगर उनको प्रॉपर यूटिलाइज कर लिया जाएगा तो बेनिफिट होगा कि नहीं? तो ये मोरलेस कॉम्प्लीमेंट करने वाली बात है। तो ऐसे में तीसरा स्टेटमेंट तो सही हो गया, पहला और दूसरा आपके दोनों गलत हो गए, तो इनकरेक्ट ही तो पूछा है, आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, तो ये चीज हम थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। देखो ये तो 2021-22 बजट में आया था, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसमें 2021-22 से 24-25 तक का प्लान लिया, दैट मीन 4 साल का ये प्लान लिया गया है ना। यूनियन बजट 2021, इसमें मेन 3 पिलर्स हैं। टारगेट था कि कैसे भी करके हमें सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना है और इसमें काम इस तरीके से किया जाएगा जिसके चलते जो आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं इसका हेल्प मिल जाए। दूसरी बात, इसमें मेजर जो टास्क है वो मोर और लेस नीति आयोग के द्वारा फाइनलाइज की जा रही है, राइट। इसके अलावा देखा जाए इसमें स्टेटमेंट सेकंड के हिसाब से तो 6 लाख करोड़ की बात मैंने कर दी और ये 4 साल की बात थी, ना कि 5 लाख करोड़ 5 साल की बात नहीं, ये 6 लाख करोड़ 4 साल के लिए की। ठीक है, इसके अलावा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को ये बिल्कुल सपोर्ट करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ये आपकी पाइपलाइन है मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसको मोर और लेस इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ में कनेक्ट किया है और ये कहा है कि जिस दिन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन खत्म हो जाएगा ना टेन्योर उसका, उसी दिन एनएमपी भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों हैंड इन हैंड चलने वाले हैं, क्योंकि आप अगर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हो तो गवर्नमेंट के पास में जो एसेट्स है उनका प्रॉपर मोनेटाइजेशन होना चाहिए। तो एनएमपी प्रोग्राम मोर और लेस कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं एनआईपी को, बस ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। और एनआईपी जो है वो 111 ट्रिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है जो कि 6 साल का है। तो मोटा मोटा इनका टारगेट तो देखो ये फाइनेंशियल ईयर 2025 तक का है, बट मोटी अगर बात 2024-25 हो गया मतलब है ना, मोटी बात करें तो ये कब तक चलेंगे समय बताएगा। बाकी अभी तो 1 साल या फिर आप कहो कि ये फाइनेंशियल ईयर तो अभी चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग, और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स मेथनॉल के एप्लीकेशंस फाइनल की तरह देखे जा सकते हैं। मेथनॉल को एक इंग्रेडिएंट इन एडेसिव के तौर पे काम में लिया जाता है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे काम में लिया जाता है, इंग्रेडिएंट इन पेंट्स के नाम के तौर पे काम में लिया जाता है और इंडस्ट्रियल कोटिंग के तौर पे काम में लिया जाता है। तो चारों में से जो भी आपको ठीक लगे आपको वो फाइनल कर लेना है। अब ऐसे क्वेश्चन बड़े फंसा देते हैं, बट मोटी बात अगर बताई जाए तो यहां पर हम बात कर रहे हैं यूसेज की। यूसेज का मतलब हो गया पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटीज में चांसेस ये रहते हैं कि लगभग लगभग सारे स्टेटमेंट सही रहते हैं, सारे ऑप्शंस सही रहते हैं। तो यहां पर इसका आंसर चला गया डी। वैसे इसको देखें तो अडेसिव की तरह भी काम होता है, फ्यूल की तरह भी काम में ले जाता है, इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट और कोटिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया ये काम में आता है। अब देखो ये न्यूज में क्यों है, आपको पता ना हूच वाला जो इशू आया था, मेथनॉल क्या है, हूच ही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, जहरीली शराब, जो कि अभी तमिलनाडु के कलाकुरिची डिस्ट्रिक्ट में देखा गया, 34 जनों की डेथ हो गई थी, 80 के लगभग लोग अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोल देते हैं। ये बहुत लाइट, कलरलेस, फ्लेमेबल, दैट मींस आग पकड़ सकता है, दैट मींस इजीली ये फ्यूल के हिसाब से काम आने वाली चीज है। ओके, और इसकी ऑर्डर, दैट मींस इसकी खुशबू, स्मेल है वो भी बड़ी डिफरेंट सी होती है। इसके अलावा इसके दूसरे नाम मिथाइल हाइड्रेट, कार्बिनॉल, वुड अल्कोहल, वुड स्पिरिट। ये नाम क्यों दिए वुड का नाम, क्योंकि लकड़ी से या फिर वेजिटेशन से इसको निकाला जाता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी को डिस्टिल, एक तरीके से आप कह सकते हो उसको प्रोसेस करके भी निकाला जाता है ये। ओके, यूज भाई सीधी बात है फ्यूल की तरह तो होता ही है। बाकी इंडस्ट्रीज में सॉल्वेंट, दैट मींस सीधी बात है जैसे पेंट है या फिर कोई भी लिक्विड फॉर्म में कुछ कंस्ट्रक्ट या कुछ बनाना चाहते हो तो वहां पर इसका यूज अच्छा खासा है। ठीक है, इसके अलावा इंक, रेजिन, एडेसिव, डाइज, ठीक है, इसके अलावा लिक्विड्स, पेंट्स, वार्निशेस, सीमेंट्स, ओके, प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल कोटिंग, बहुत सारे मल्टीपल यूसेज हैं। बस ये ध्यान रख लेना कि ये ड्रिंक के काम नहीं आता, बट लोग इसको ड्रिंक कर लेते हैं तो फिर वो पॉइजन के तौर पे काम कर जाता है। इसकी वजह से वो अभी इंसिडेंट देखा गया तमिलनाडु वाला। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ
कि ये जो अल्कोहल ड्रिंक किया जाता है वो कौन सा एक तरीके से उसका क्या नाम है, ठीक है, जो अल्कोहल ड्रिंक किया जाता है। ठीक है, मेथनॉल जो है ये तो जहरीला साबित हो गया, तो इसके अलावा फिर पिया कौन सा जाता है ये बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको स्टेटमेंट देखने हैं आइबेरियन लिंक्स के बारे में और करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइनल करने हैं। आइबेरियन लिंक्स जो है वो स्पेन, पोर्चुगल, इटली यहां पर मिलता है, दैट मींस यूरोपियन रीजन में। याद करिए पढ़ा था क्या। फिर इसके अलावा आइबेरियन लिंक्स की बात करें तो इसको आईयूसीएन में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कंडीशन में डाला हुआ है, सोचिए, और साइट्स में इसको अपेंडिक्स सेकंड में डाला हुआ है। तो कुल मिलाकर के अभी रिसेंटली ये न्यूज में रहा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ चीजें रिकॉल हो। सबसे पहली चीज, क्या ये आइबेरियन आइबेरियन पेनिनसुला है ना, उसमें स्पेन और पोर्चुगल दोनों आ जाते हैं, पर इसका जो नाम है इसके हिसाब से इतना जस्टिफाई आपको ना होता हुआ दिखे। पॉइंट है इटली में मिलता है कि नहीं, तो यहां पर सवाल ही आ जाता है कि इटली वाले एरिया में आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि आपका मोटा मोटा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया गलत। तो फर्स्ट अगर गलत गया तो ये गया, ये गया और ये गया। अब दूसरा कुछ आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सीधा सी चला जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको देखते हैं। आइबेरियन लिंक्स जो है, लिंक्स पार्डिनस के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब कैट विद 9 लाइव्स। इसका मतलब ये हो गया कि इतनी ज्यादा हार्श कंडीशन में भी, कितनी कंडीशन हार्श हो वहां पर भी ये कैट सरवाइव कर जाती है। आईयूसीएन में ये एंडेंजर्ड है, राइट। पूछा क्या था कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जी नहीं, एंडेंजर्ड ही है। ठीक है, चलो फिर इसके अलावा ये आप कह सकते हो कि मोस्टली हैवीली स्पॉटेड कॉट है। इसका मतलब इसकी स्किन जो होती है उसके ऊपर डॉट्स बहुत ज्यादा दिखेंगे, जो कि अपने आप में डिस्टिंक्ट कलर लेकर के चलेंगे। इसका बेस कलर तो है वो तो मोरलेस येलो दिखेगा, बट ब्राउन और ब्लैक स्पॉट्स आपको उनकी स्किन पे देखने को मिल जाएगा। हैबिटाट, हैबिटाट की बात करें तो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जहां पर आपको डेंस स्क्रब्स देखने को मिल जाए, ओके, या फिर वहां पर जो नेटिव ओक के प्लांट्स हैं उनके फॉरेस्ट है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो कंट्री वाइज अगर देखा जाए तो ये कहां मिलते हैं, स्पेन और आइबेरियन पेनिनसुला में। आप थोड़ा सा ये जो आप मोटी बात करो, फ्रांस और स्पेन, इनको सेपरेट करने वाले एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है पायरेनीज, वहां पर भी मिल जाता है। बट इटली वाले एरिया में इसकी प्रेजेंस नहीं है, तो मोटी बात है वो भी हमारा कट हो गया। ठीक है जी, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और साइड्स में तो अपेंडिक्स सेकंड में है, उसमें कोई डाउट वाली चीज है ही नहीं। यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहां पर वल्नरेबल है, ठीक है, कंजर्वेशन स्टेटस, और साइड्स में अपेंडिक्स सेकंड में ये आ जाता है। ओके, इसमें कोई टेंशन आपको होनी नहीं चाहिए। एंडेंजर टू वल्नरेबल में इसको शिफ्ट कर दिया गया है, एंडेंजर्ड नहीं है, एंडेंजर टू वल्नरेबल में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। ओके, क्लियर हो गया आपका। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी के बारे में। 2016 का कोड है। इसमें मोटी बात है कि भाई आपने लोन ले लिया, लोन लेने के बाद रिटर्न नहीं कर पा रहे हो, तो बैंकों के पास में या फिर जो पैसा उलझ गया उसको एक तरीके से निकालने के लिए क्या रास्ते हैं, तो उनको फाइनलाइज करने के लिए आईबीसी कोड लाया गया। ठीक है, अब आप बताओ फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड, थर्ड, इनमें से करेक्ट कौन सा है। IBC was enacted to provide framework for debt resolution through corporate insolvency resolution process and liquidation। एकदम जेनरिक स्टेटमेंट है। डेट रेजोल्यूशन की मैंने बात ऑलरेडी बता दी आपको, जनरल है। ठीक है, बात ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की है, दैट मींस उधार लिया हुआ पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है ना, तो ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी केस। ध्यान लगाओ भाई, क्रॉस बॉर्डर, दूसरे कंट्रीज के अंदर भी हमारा कोई लेन देन चल रहा है, तो वहां पर भी ये कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करता हुआ दिखाई देता है कि नहीं, याद करिए। थर्ड, आईबीसी एक्सक्लूसिवली एड्रेस इंसॉल्वेंसी केसेस फॉर इंडिविजुअल एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। वर्ड आ गया एक्सक्लूसिव, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, कि दूसरे का किसी और का रोल है ही नहीं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ही काम कर लेगा सारा। ऐसा हो सकता है क्या, कई मैकेनिज्म काम करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका एक्सट्रीम जा रहा है ना, तो इसको आप यहां पर अपने हिसाब से टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट अगर आप कर दोगे तो सीधी बात है ये तीनों के तीन ऑप्शंस गए, आपका आंसर हो गया 1 and 2 आर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं।
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इससे रिलेटेड अभी होता क्या है, आईबीसी के अंडर में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई है, वो काम करता है। उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं कि भाई किस तरीके से कॉर्पोरेट प्रोसेस को रेगुलेट किया जाए, या फिर मोटी बात करें तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट प्रोसेस रेगुलेशन, इसको अमेंड करने की बात की है कि भाई इफेक्टिवली हम काम कर सके, आईबीसी की इंप्लीमेंटेशन कर सके, नहीं तो केस बहुत लंबे लटके रहते हैं। ठीक है, आईबीसी 2016 के बारे में कुछ बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी और रेजोल्यूशन प्रोसेस के ऊपर काम किया जाता है। लिक्विडेशन दैट मींस एसेट को बेच करके पैसा निकाल करके भी दिया जाता है जो लोन देने वाला क्रेडिटर है उसको। ठीक है, टारगेट है कि कैसे भी करके जो भी एसेट्स हैं उनको सेल करके मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सके, क्रेडिटर को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसमें मेन मुद्दा क्या है, टाइम बाउंड मैनर में रेजोल्यूशन निकाले जा सके जो भी उलझे हुए केस हैं उनका। ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है ही, और ऑब्जेक्टिव्स में आपका पॉइंट यहां पर मिल जाता है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी केसेस का। ठीक है, तो किया जा सकता है। और वो एक्सक्लूसिवली वाली बात है ना, वो यहां पर हो जाती है गड़बड़ कि इंडिविजुअल और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म जो है उनके अंदर आईबीसी एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं रखता है, वहां पर और भी पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं। यहां पर आप देखो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये भी इंडिविजुअल और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म के केसेस में काम करते हैं। अब अगर डीआरटी का कोई केस है, उसको अपील करना है तो कहां जाएगा, वो डीआरएटी में, एपेलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक है, इसी तरीके से एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसका कोई केस चल रहा है। ठीक है, वो कंपनियों को और कोई भी जो एलएलई होती है या लिमिटेड लाइबिलिटी एंटिटीज होती हैं वहां पर अपना रोल प्ले करते हुए दिखेंगे, और उनका जो वर्डिक्ट है उसको नहीं माना जाए तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है आपके नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलएटी में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रख लेना है, बिल्कुल बेसिक चीजें आईबीसी के बारे में। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा 21 तारीख का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं 22 जून के करंट अफेयर से बेस्ड जो हमारे एमसीक्यूज निकल रहे हैं उनके बारे में। देखो, एजीएनसी, एजेंसी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, एजेंसी के साथ में कौन कौन से कंट्रीज अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं या फिर अपनी कोस्टल लाइन लगाते हैं। तो आपके पास में 5 कंट्रीज हैं, मॉन्टेनेग्रो, ग्रीस, रोमेनिया, टर्की, कोसोवो। अभी आपने देखा होगा कि कौन कौन से कंट्रीज एजीएनसी के साथ अपनी कोस्टल लाइन शेयर करते हैं। अपने को बताना है करेक्ट आंसर क्या है इन पांचों में से। तो देखो, इसमें सीधा सीधा अगर देखोगे ना तो मेजरली 2 ही कंट्रीज यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहली चीज, एजियन सी जो है वो मेडिटेरेनियन सी का एक्सटेंशन है, और ग्रीस एक तरफ और दूसरी तरफ टर्की, दोनों के बीच में आपको ये मेजरली देखने को मिल जाएगा। राइट, तो ऐसे में आंसर आपका 2 और 4 चला जाएगा, तो आंसर हो गया बी। ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है भाई, आपको पता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अब देख लो यहां पर ये है आपका एजियन सी, इधर आ गया टर्की, इधर ग्रीस। इसका सदर्न टिप अगर देखोगे, सदर्न पार्ट ये वैसे मेडिटेरेनियन सी का एक्सटेंशन हो गया, और सदर्न पार्ट जो है वो सी ऑफ क्रेटे, और यहां पर ये जो आइलैंड है ये क्रेटे आइलैंड है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये न्यूज में क्यों था, कंटेक्स्ट भी एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। डेलोस, डेलोस करके एक पर्टिकुलर रीजन है, कहां पे, ग्रीस। ग्रीस आपको पता ही है, रोमन एम्पायर का हब हुआ करता था, सेंटर था। तो वहां पर एक सेंचुरी है, डेलोस सेंचुरी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से लगातार ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, और उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि सी लेवल राइज होने के चलते ये डूबने का डर बना हुआ है इस पर्टिकुलर डेलोस की अगर बात की जाए तो इस वजह से ये जो एजियन सी है ना, ये न्यूज में था। अब आप देखो, ये जो एजियन सी है इसका लिंक ब्लैक सी के साथ में किस तरीके से बना हुआ, उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि यहां पर एक वाटर बॉडी है और यहां पर एक वाटर बॉडी है, इधर आ गई आपकी ब्लैक सी, यहां पर एजियन सी। तो इनके बीच में कनेक्शन कैसे आ रहा है, तो ये तो है देखो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। ठीक है, यहां पर ये आप देख सकते हो, ये बीच वाला जो वाटर बॉडी आ गया आपका, ये आपकी कहलाता है सी ऑफ मारमरा। ठीक है, सी ऑफ मारमरा। और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जिसको मैंने अभी एरो लगाया है, ये आपके आ गई ड्रैंडेलिस। ठीक है, डार्डेनलिस, डार्डेनलिस स्ट्रेट। तो सीक्वेंस आप देख सकते हो कि एजियन सी से आपको ब्लैक सी की तरफ जाना पड़े तो क्या क्या बीच में आएंगे, तो आपको पहले क्या मिलेगा, डार्डेनलिस स्ट्रेट, फिर उसके बाद में डार्डेनलिस स्ट्रेट, फिर आपका सी ऑफ मारमरा, और फिर उसके बाद में बॉस्फोरस स्ट्रेट, और फिर आपका ब्लैक सी।
ये सीक्वेंस आपकी बन जाती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलना, हमें ध्यान रख लेना है। और मेजरली कौन सा एरिया है? ग्रीस, ये ग्रीस वाला एरिया आ गया, ग्रीक, और ये एंटोलियन पेनिनसुला जो कि टर्की का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये एरिया यहां पर आ जाता है। और इसको अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो ये मोरलेस साउथ ईस्ट यूरोप की तरफ और माइनर एशियन माइनर की तरफ, जो कि वेस्ट एशिया का ही एक्सटेंशन आप कह सकते हो, उसके बीच में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस। ठीक है, ट्राइपेनोसोमियासिस, HAT, हैट बोलेंगे इसको। ये क्या है? हैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ठीक है, पर समझ में आ गया होगा। बैक्टीरिया स्प्रेड वाया इंसेक्ट से फ्लाई, एक फ्लाई है, ठीक है, इंसेक्ट है, उसकी वजह से ये बैक्टीरिया फैलता है। पहला स्टेटमेंट तो ये कहता है। दूसरा, चैड हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू एलिमिनेट हैट। तो ऐसे में आपको ये दो स्टेटमेंट कंसीडर करते हुए करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो आप इस चीज के लिए रुक सकते हैं, सोचिए इसके बारे में। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो बीमारी है, ठीक है, हैट जिसको बोल रहे हैं ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस, ये हैट जो है ये बेसिकली प्रोटोजोआ बेस्ड बीमारी है, ना कि बैक्टीरिया बेस्ड। तो ये जो वर्ड है ना, ये हमें यहां पर एलिमिनेट करवा देता है इस स्टेटमेंट को। ये बात ठीक है कि इस प्रोटोजोआ को फैलाने के अंदर इसे से तिसे या फिर से फ्लाई जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये बात तो ठीक है, बट ये गड़बड़ है। यहां पर बैक्टीरिया नहीं है, ये पैथोजन प्रोटोजोआ बेस्ड ये बीमारी होती है। इसके अलावा चैड की बात करें, अफ्रीकन कंट्री है, नो डाउट यहां पर इस बीमारी को एलिमिनेट कर दिया गया है, बट ये 2024 में पहला कंट्री है, 2024 में ये पहला कंट्री है जो डिक्लेयर हुआ है। बट इससे पहले भी हैट की ये जो बीमारी है ये ऑलरेडी दुनिया में कई देशों में खत्म हो चुकी है, तो ग्लोबली तो फर्स्ट नहीं है ये। तो दोनों स्टेटमेंट गलत चले गए। करेक्ट हमें पूछा था तो एक भी सही नहीं है, तो आंसर चला गया आपका डी। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसको देखते हैं थोड़ा डिटेल में। चैड जो है ये 2024 में फर्स्ट कंट्री बना है, बट ओवरऑल ग्लोबली ये 51st है। ठीक है, इसके अलावा ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होने वाली वो बीमारियां जिनके ऊपर इतना अटेंशन नहीं दिया जाता, मोटी मोटी बात करें। और ये बीमारी है आपका ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस, हैट। ओके, प्रोटोजोआ है, उससे ये बीमारी होती है। और उस प्रोटोजोआ को कब, मतलब किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में एंट्री मिलती है? जब से फ्लाई जो है वो काट ले, ठीक है, उससे फिर ये फैलता है। ठीक है, फैटिलिटी बहुत ज्यादा है इसकी, दैट मीन्स एक बार अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिला तो भाई डेथ हो सकती है। और वैसे ये जब बढ़ती है ना ये बीमारी, तो कैसे होती है? स्लोली प्रोग्रेस करती है। पहले थकान महसूस होने लगती है, सर दर्द होता है, और फिर बाद में कोमा में भी जा सकता है एक इंडिविजुअल। इसका मतलब जो आपका आप कह सकते हो आपका ब्रेन से रिलेटेड जो पार्ट हो गया ना, न्यूरो सिस्टम है, उस पर अटैक करता है ये। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हो दो तरीके के हैट के वेरिएंट्स देखे जा सकते हैं। हैट बीमारी के भी दो वेरिएंट है। एक तो आपका आ गया ट्राइपेनोसोमा ब्रुकेई गैम्बिनेस, ठीक है, गैम्बिन्स, जो कि 90 जितने भी केसेस हैट के आते हैं ना, उसमें 92% केस तो आपके टीबीजी वाले होते हैं। हैट का एक वेरिएंट हो गया आपका टीबीजी, दैट मींस ट्राइफेनोसोमा ब्रुकेई गैम्बिनेसे। ठीक है, और दूसरा आपका ट्राइफेनोसोमा ब्रुकेई रोडेसिनसे। ओके, ये 8% केसेस आते हैं। तो भाई ये नाम बड़े डिफिकल्ट हैं, बट आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। ठीक है, गेबेंसिस या आपका या फिर गेम्बिन से ये 92% केसेस क्रिएट कर रहा है, और रिमेनिंग 8% आपका रोडेसिंस इसकी वजह से होता है। क्लियर है? चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया कि भाई ये प्रोटोजोआ से होता है, ना कि बैक्टीरिया से, कोई डाउट नहीं है। दूसरा, चैड जो है ये 2024 में 51वां कंट्री बना है, और ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल है ना ग्लोबली, और वैसे 2024 में फर्स्ट कंट्री बना है, तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट भी इसका गलत हो जाता है। और ये सारे स्टेटमेंट रिलीज किसने किए हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ठीक है, और ये बीमारियां जो है ना ज्यादातर कहां फैलती है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज लो इनकम पॉपुलेशन वाले जो कंट्रीज होता है वहां पर, पर्टिकुलर अफ्रीका उठा लो या एशिया उठा लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन थर्ड,
कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इस तरीके का पैटर्न अब की बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पकड़ा है। तो देखो हम बिल्कुल भी लेट नहीं है इन चीजों को आप तक पहुंचाने में, अपडेट करने में कि भाई अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को। तो यहां पर आपके पास में 3 रॉज है। देखो पहला तो है कार्बन सिंक किस तरीके का हो सकता है, दूसरा वहां पर स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, और तीसरा कितने लंबे समय तक कार्बन कैप्चर रह पाता है। क्योंकि हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो भाई इसकी बात है, सीधी बात है, कार्बन को कैप्चर करने की क्षमता भी हमें रखनी होगी। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला स्टेटमेंट, लैंड है आपका कार्बन सिंक, इसमें आपको स्टोर करने का जो तरीका है वो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड सॉइल्स के फॉर्म में मिलेगा, और ये 10 से 100 साल तक कार्बन को कैप्चर करके रख सकता है। सोचिए ये बात सही है क्या, तीनों बातें मैच कर रही है, दिमाग लगाना है। दूसरा, ओशियंस, इसमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स और दूसरे फॉर्म के मरीन लाइफ में आप कार्बन कैप्चर करके रख सकते हैं, और ये एक बार कैप्चर होने के बाद में 100 से 1000 साल तक कैप्चर रह के रखा जा सकता है कार्बन को ओशनिक इकोसिस्टम में। ध्यान रखें, देखिए सही है कि गलत। तीसरा, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, आपको पता है वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक रॉक्स का फॉर्मेशन, या फिर कहीं पर भी अंडरग्राउंड सलाइन फॉर्म में कहीं पे आप कह सकते हो कि कार्बन इकट्ठा होकर के और चट्टानों में फिक्स हो गया। तो ये बोले 1000 साल से भी कई लाखों सालों तक ये लंबे समय तक खिंच जाता है, वहां पर कैप्चर रहता है। तो क्या ये तीनों तीनों स्टेटमेंट्स या तीनों रॉज हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं? ठीक है, ये रो एकदम करेक्ट है, ये रो भी एकदम करेक्ट है, या ये रो भी एकदम करेक्ट है। तीनों अगर करेक्ट है, तीनों में से कोई गलत है तो वो देखिए। अब यहां पर हमें क्या देखना है कि करेक्टली मैच्ड पेयर को या करेक्टली मैच्ड रो को हमें फाइनल देना है कि हाँ जी ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। अब देखो यूपीएससी क्या खेल रही है, चीजें इजी हैं बट उनको थोड़ा सा लेंदी बना दिया, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ने लग गया ना इस वजह से। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके मैच कर रहे हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट आपका गया राइट आंसर डी। अब देखो इसको थोड़ा हम और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, हम कार्बन कैप्चर की बात करते हैं क्योंकि कार्बन की क्वांटिटी जितना एटमॉस्फेयर में राइज हो रही है उतना ही ग्लोबल वार्मिंग का स्कोप बढ़ रहा है, उतना ही ज्यादा क्लाइमेट चेंज का डर बना रहता है। तो इसमें रॉ फर्स्ट तो सीधी बात है, जमीन पे क्या है, जंगल है, घास है, मिट्टी है, इन्हीं के अंदर तो कार्बन कैप्चर करके रख सकते हैं। ठीक है, और ये मिट्टी के अंदर कैसे जाता है भाई, सीधी बात है, पेड़ तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे तो कार्बन कैप्चर हो जाएगा, घास भी यही करेगी, और वो ही जब डिके हो जाता है तो सॉइल में मिक्स होकर के कार्बन परमानेंट उसमें एक तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स जो मिनरल साइकिल है उसका पार्ट बन जाती है, और ये 10 से 100 साल मतलब अच्छा खासा लंबे समय तक, कई सौ सालों तक ये ट्रैप करके रखा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन आपका, दूसरी जो लाइन थी वो ओशन में, ओशन में सीधी बात है फोटोसिंथेसिस करने के लिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स, और उसके अलावा जो दूसरी मरीन लाइफ है वो मोर और लेस कार्बन को उसी तरीके से कैप्चर करती है जैसे कि फूड चेन में लैंड वाले एरिया में किया जाता है। और फिर एक बार अगर वो कैप्चर हो गया तो उसका चांस ये रहता है कि वो बॉडी जब डेड होगी कोई भी एनिमल की, तो वो क्या करेगी, वो बॉडी जाकर के सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी और लंबे समय तक टिक जाएगी, तो वो अपने आप में एक लंबा टाइम बिता देगा कार्बन कैप्चर होने के बाद में, जो कि 100 से 1000 साल तक जा सकता है। क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका इसमें थर्ड रो की बात कर लेते हैं। थर्ड रो में क्या था, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, भाई सीधी बात है रॉक्स की बात, एक बार चट्टानों में कार्बन कैप्चर हो गया तो वो तो भाई कई हजारों साल तक खिंच जाएगा, है कि नहीं? जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे कार्बन कैप्चर हुआ हो, या फिर ये कहो कि जो भी उथल पुथल हो रही है जमीन पर, तो उस टाइम पर जो कार्बन आपका, मान लो ये पेड़ है, जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, कार्बन कैप्चर हो गया, बट यहां पर उथल पुथल होने की वजह से ये फॉरेस्ट एरिया पूरा का पूरा सबसाइड कर गया, नीचे चला गया, दब गया नीचे, इस सब्सिडेंस की वजह से। अब ये कितने सालों बाद बाहर निकलेगा कोई गारंटी नहीं है, समझ गए? वो तो हम अभी फॉसिल फ्यूल निकाल रहे हैं, नहीं तो ये तो कार्बन कैप्चर होया हुआ ही है, अगर हम कोल की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, राइट? तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट थे, कोई डाउट वाली चीज नहीं होनी चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको करेक्टली मैच्ड पेयर को फाइनलाइज करना है। कितने पेयर्स एकदम करेक्टली मैच्ड हैं? एक तरफ है ग्रासलैंड्स, दूसरी तरफ है लोकेशन। कैंपोस नॉर्थ अमेरिका में है क्या, बताना भाई। पंपास साउथ अमेरिका, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स अफ्रीका। चलो बताओ इनमें से कौन सा बिल्कुल परफेक्टली मैच है और कौन सा गलत है। अब देखो सबसे पहले हम कैंपोस की बात करें तो देखो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये ब्राजील में मिलते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा फर्स्ट वाला तो गलत है। पंपास साउथ अमेरिका, बिल्कुल ये अर्जेंटीना में मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही चला गया। वेल्ड्स ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, डाउन्स अफ्रीका में मिलते हैं, नहीं ये क्रॉस करो, वेल्ड्स मिलते हैं साउथ अफ्रीका में,
है ना, साउथ अफ्रीकन रीजन में, और डाउन्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ये दोनों भी गलत गए, तो केवल एक पेयर आपका है वो परफेक्टली मैच्ड है, अदरवाइज 3 की 3 गलत। ठीक है, ये यहां पर आप मैप से एकदम क्लियर कर सकते हैं। यहां पर देखो वेल्ड यहां पर मिलता है अफ्रीका में, ये डाउन्स मिल गए, इधर ही न्यूजीलैंड ही भी है, यहां पर कैंटरबरी के ग्रासलैंड्स के आपको ग्राउंड मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर पैम्पास मिल जाएंगे, और ब्राजील वाले एरिया में आपको कंपास वाले रीजन भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में जो मिलते हैं वो प्रेयरीज होती हैं, और यूरेशियन रीजन में स्टेपीज होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अफ्रीका में ये जो एस टाइप स्ट्रक्चर बताई हुई है, यहाँ पर मिलती है सवाना, बहुत ऊंची घासें जो कि साल में सिर्फ 30 से 45 दिन की बरसात के ऊपर सर्वाइव करती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। मैपिंग के थ्रू अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली ना, तो फिर देखो आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सॉर्टेड रहती है ज्योग्राफी एनवायरमेंट की। तो पेम्पास अर्जेंटीना कोई डाउट नहीं है, बाकी इनकरेक्टली मैच थी। कैंपोस कहां मिलते हैं भाई, सीधी बात है, कैंपो ब्राजील साउथ अमेरिका में। पंपास की बात हो ही गई हमारी ऑलरेडी, ब्यूनस आयर्स दैट मींस अर्जेंटीना के आसपास में। वेल्ड ये आपको साउथ अफ्रीकन रीजन में मिलेंगे, यहां पर देखो। ठीक है, और इसमें कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं, साउथ अफ्रीका, लेसोतो, ठीक है, लेसोतो वही है ऑल द बेस्ट वाला, ढोंडू जस्ट चिल वो वाला, ठीक है, वो आ जाता है इसमें। फिर इसके अलावा लेसोतो, एसवाई, इसमें एस्वाटिनी, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, ये और इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो जी, फोर्थ पेयर डाउन्स, ये मैंने बता दिया आपको, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं इधर वाले एरिया में। चलिए जी आगे चलते हैं। फिर आ जाता है आपका पांचवा क्वेश्चन 22 जून का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेक्स्ट इन विच क्लाउडे, लांबा, गैलेक्टिका ये न्यूज में थे, ये क्या है भाई? इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी बड़े पूछती है, तो ये आपको आने ही चाहिए हर एक हाल में। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या है। क्या ये स्पेसशिप्स के नेम है, या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, या क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये टर्म्स हैं? तो देखो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स से। ये क्या होते हैं भाई, सीधी सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीनें ह्यूमन की तरह बिहेव करेगी, और ह्यूमन की तरह आप मशीनों को ट्रेंड कर रहे हो, और उनकी ट्रेनिंग जो हो रही है उसके लिए आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज करनी पड़ती है मास स्केल पे, तो वो हो गया लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और उसी के कंटेक्स्ट में ये तीनों नेम्स अभी रिसेंटली न्यूज में रहे। क्लियर है, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अभी क्या एक कंपनी है, एक कह सकते हो कंपनी है जिसका नाम है एंथ्रोपिक, उसके द्वारा ये अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है क्लाउड 3.5 सोनेट, जो कि मोरलेस जो ओपन एआई है ना, उसको चैलेंज करने के लिए तैयारी कर रहा है, मतलब गजब का कंपटीशन है। और ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, इसमें आप देख लो कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इस पर्टिकुलर पाई चार्ट को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या क्या चीजें आती हैं। अब देखो इसमें मेन जो मेजर बात आ रही है वो देखते हैं अपन। ये क्लाउडे 3.5 सोनेट क्या है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। काम क्या है, ये जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स हैं, दैट मींस एआई बेस्ड टूल्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कहते हैं ट्रेनिंग लेकर के फिर काम करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा इनके अंदर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो इंस्टॉल्ड रहेगा, जो कि ह्यूमन लैंग्वेजेस के आधार पर ट्रेनिंग दी जाएगी, और ह्यूमन एक्शंस को फिर रेप्लिकेट करते हुए दिखेंगे ये। ठीक है, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो इनकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज्यादा टेक्स्ट को स्टडी करके फिर की जाती है, जिसके चलते ये कहते ना कि एक्चुअल में जो ह्यूमन एक्शंस हैं उनको रेप्लिकेट कर सके। मशीनें ही हैं भाई, मशीनों की ट्रेनिंग होगी तो फिर वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर दे, तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 22 तारीख का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस वीडियो में हमने मोटा मोटा हमारा एक हफ्ते का पूरा जितना भी प्रीलिम बूस्टर में डिस्कशन हुआ था ना, वो कवर कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हफ्ते का पूरा एनालिसिस लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। ओके, थैंक यू वेरी मच।